चलिए, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल्स। उसमें जो पहला पार्ट है ऐसे 315, हमने इसको 2 पार्ट में बाँटा है। 315 का एक पार्ट जो स्पेसिफिकली रिस्क से डील करता है और दूसरा पार्ट जो स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से डील करता है। रिस्क मतलब होता क्या है? पहले देखते हैं रिस्क और उसके कंपोनेंट। चांसेस दैट गलत चीज़ें हो, चांसेस दैट कि हमारे ऑब्जेक्टिव हम अचीव ना कर पाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। गाड़ी चला रहे हैं तो गिरने के चांसेस है, दैट इज़ अ रिस्क। ऑडिट में जब भी हम लोग जाते हैं तो इनिशियली आप मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है और फिर रियल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, बिज़नेस, पीपल, एम्प्लॉयी, फाइनेंशियल आइटम उसको सोचकर आप देखिए कहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। तो आपको अंदरूनी रिस्क, इन्हेरेंट रिस्क मिलेगी। जैसे रिटेल में नज़र हटी, दुर्घटना घटी, कैश और स्टॉक के अंदर इन्हेरेंट रिस्क है। एक बार आप कहाँ-कहाँ पे फ इन्हेरेंट रिस्क की उसकी लिस्ट बना लेंगे, फिर आप वहाँ-वहाँ पर जाकर मैनेजमेंट से पूछिए कि ये एरियाज़ में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे? चांसेस दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर नॉट एबल टू prevent or not able to detect and correct material misstatements, that is control risk. अब ये दोनों रिस्क को कंबाइन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। हमको पता चलेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक गलतियां पहुंच जाए, इसके चांसेस क्या है। व्हाट इज आरएमएम? दोनों कंबाइन करिए। चांसेस दैट फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज हैविंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चांसेस ये कि गलतियां फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच गई है। वो फाइनेंशियल डेटा जो हम ऑडिटर को दे रहे हैं ऑडिट करने के लिए, प्रायर टू स्टार्टिंग द ऑडिट। Chances that financial data, financial statements are having material misstatements which are presented to auditor before we do the audit, that is risk of material misstatement. Correct. ये जो पूरे तीनों रिस्क है ये मैनेजमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? डिटेक्शन रिस्क। चांसेस दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल डेटा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है दो तरह के रिस्क पे, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। चांसेस दैट ऑडिटर के कंक्लूजन गलत हुए, उसके ऐसे हाथ से चीजें छूट गई बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। क्योंकि सैम्पलिंग के रिजल्ट्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, पॉपुलेशन को बराबर असेस नहीं कर पा रहे थे, उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, दैट इज सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से भी ऐसा हो सकता है। चांसेस, व्हाट इज इट नॉन सैम्पलिंग रिस्क? चांसेस दैट कि ऑडिटर का कंक्लूजन गलत हो रहा है क्योंकि वो इनएडिक्वेट, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर को लगा रहा है। सैंपलिंग को दोष मत दीजिए, ऑडिट प्रोसीजर में प्रॉब्लम है। तो डिटेक्शन रिस्क के 2 कारण हैं, सैंपलिंग की वजह से प्रॉब्लम या सैंपलिंग के अलावा ऑडिट प्रोसीजर की वजह से प्रॉब्लम। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर देखता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है? अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, तो बहुत मेहनत करता है, अपनी टीम अच्छी रखता है, प्लानिंग अच्छी करता है, ऑडिट प्रोसीजर अच्छी करता है, सब कुछ बहुत अच्छा करता है, ताकि डिटेक्शन रिस्क लो रहे। वो डिटेक्शन रिस्क को इनवर्सली एडजस्ट करता है। जहाँ दिक्कत वाले एरिया है, वहाँ पे मेहनत कर करके डिटेक्शन रिस्क को बहुत कम कर देता है। जहाँ पे बहुत ही ऐसे एरिया से गलती होने की चांस बहुत कम है, वहाँ पे आदमी रिलैक्स होता है। ऐसी अप्रोच करने से ही हम एफिशिएंट इफेक्टिव बन। अब अगर हम दोनों रिस्क को कंबाइन कर दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने के क्या चांसेस है और ऑडिटर की डिटेक्शन रिस्क, हमको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ये क्या होता है? चांसेस दैट अल्टीमेट ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनअप्रूव्ड। जहाँ पे ऑडिटर को ये बताना था, जहाँ पे ऑडिटर को ये बताना था कि चीज़ें गलत हो रही, मॉडिफाई करना था, क्वालिफाई करना था, एडवर्स डिस्क्लेमर देना था, वहाँ पे वो क्लीन ओपिनियन दे के आ गया। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे के आ गया, जहाँ मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी। इस तरीके से उसका ओपिनियन गलत हो गया। चांसेस दैट हिज ओपिनियन गोज़ रॉन्ग, दैट इज़ ऑडिट रिस्क।
अब एक-एक रिस्क को हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। एक उसके बाद शॉर्ट नोट के बारे में पढ़ते हैं। इन्हेरेंट रिस्क। इन्हेरेंट रिस्क का मतलब समझ चुके हैं टेक्निकली। इनिशियली ऑडिट में जाकर विदाउट कंसीडरिंग कंट्रोल्स आप सोचिए ससेप्टिबिलिटी क्या चांसेस है कि ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के असर्शंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल सकता है इंडिविजुअली या एक ही गलती में या फिर बहुत सारी गलती एग्रीगेट करके वो असर्शंस वो एरियाज में आप मार्किंग कर दो देयर इज ए इनहेरेंट रिस्क उसकी लिस्ट बना दो। इनहेरेंट रिस्क से रिलेटेड कुछ मुद्दे आरडी बर्मन फैक्टर्स। आरडी बर्मन साहब समझते थे इनहेरेंट रिस्क। आर स्टैंड फॉर रीजंस। हमेशा इनहेरेंट रिस्क के रीजन समझो। मैनेजमेंट के नेचर की वजह से है कि एम्प्लॉय के नेचर की वजह से कि बिजनेस के नेचर की वजह से कि वो फाइनेंशियल आइटम किस वजह से ये इनहेरेंट रिस्क निकल कर आई है। तो आपको ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने में मदद मिलेगी। जैसे अगर आपको पता चला कि वो फाइनेंशियल आइटम का नेचर ही वैसा है, ठीक है? वैल्यूएशन में अंदाजा लगता है, तो आप चेकिंग करते वक़्त अंदाजा बनाने की जो प्रोसेस है, उस पे अपने आप ज़्यादा ध्यान देंगे। हमेशा रीज़न को समझिए। फिर डी फॉर डिग्री ऑफ इन्हेरेंट रिस्क। इन्हेरेंट रिस्क हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, हाई, लो, उसके अंदर भी कैटेगरीज़ हो सकती है। हाईएस्ट, हायर, मीडियम, लोअर, लोएस्ट, लोअर, मीडियम ऐसी कैटेगरीज़ हो सकती है। अलग-अलग डिग्री ऑफ रिस्क होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्हेरेंट रिस्क मिलेगी। बिज़नेस रिस्क बहुत गहरा नाता है। बिज़नेस रिस्क क्या है? चांसेस दैट बिज़नेस इनकर्स लॉसेस, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव उसको हम बिज़नेस रिस्क बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से एग्ज़ाम चीज़ें ऑब्सोलीट होती जा रही है, दैट इज़ अ बिज़नेस रिस्क। अगर चीज़ें ऑब्सोलीट होती जाएगी, तो एसेट्स ओवर वैल्यू हो जाएँगे। तो बिज़नेस रिस्क की वजह से लॉसेस होते हैं और लॉसेस की वजह से कोई ना कोई एसेट्स के वैल्यूएशन में दिक्कत जाती है ना या फिर लायबिलिटी के अंदर दिक्कत जा सकती है। तो बिज़नेस रिस्क जहाँ-जहाँ पे वहाँ-वहाँ पे आपको इन्हेरेंट रिस्क ज़रूर मिलेगी। फिर एफ स्टैंड फॉर फैक्टर्स। एंटिटी के अंदर और एंटिटी के बाहर के फैक्टर्स इन्हेरेंट रिस्क को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंटिटी के अंदर अगर माहौल खराब चल रहा है, पैसों की कमी है, वर्किंग कैपिटल बहुत प्रेशर आ जाता है धंधे के ऊपर, गोइंग कंसर्न पे असर पड़ता है। एंटिटी के बाहर बहुत इंडस्ट्री में दिक्कत है, बहुत सारे फेलियर उससे भी प्रेशर बनता है। अंदर के फैक्टर्स बाहर के फैक्टर से प्रेशर बन सकता है, गोइंग कंसर्न पे असर पड़ सकता है या फिर किसी और चीज़ पे जिससे इन्हेरेंट रिस्क बढ़ सकती है। तो बोलने का मतलब ये है इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिससे इन्हेरेंट रिस्क बढ़े। फिर हम आगे बढ़े कंट्रोल रिस्क को लेकर। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? Chances that internal controls are not able to prevent, detect, or correct material misstatements which are present in assertions of transaction balance and disclosures, correct? उसको हम लोग बोलते हैं that is that is called as control risk। मैं आपको बार-बार याद दिला दूं, आपको कोर ऑडिट प्रोसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कोर ऑडिट प्रोसेस चैप्टर 1 में डिस्कस होती है बात ये। वो देखने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कंट्रोल रिस्क क्यों होता है? हो सकता है डिज़ाइन बराबर नहीं हो, सिस्टम बनाया ही नहीं, स्टेप्स बराबर नहीं बनाई, वाउचर्स फॉर्मेट्स बराबर स्टेप्स बराबर नहीं बनाई, फॉर्मेट्स बराबर ना बनाए। हो सकता है सब बनाया हो लेकिन एम्प्लॉइज़ को ट्रेन नहीं किया हो, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हो, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू नहीं हो, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। समय-समय पे जब प्रोडक्ट्स बदलते हैं, लॉ बदलते हैं, उसके हिसाब से अपडेशंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो कंट्रोल रिस्क को, आप पूरा 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है, कभी ना कभी वो मैनेजमेंट ओवरराइड करेगा। मिड लेवल मैनेजमेंट को साथ में लोग मिलकर कोल्यूजन करेंगे, गलत काम करेंगे। लोअर लेवल में ह्यूमन एरर के होने के चांसेस है। कंट्रोल रिस्क बड़ी प्यारी चीज़ है, कभी हम लोग सेपरेट असेसमेंट करते हैं, कभी कंबाइंड करते हैं। जैसे बड़ा क्लाइंट है, बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है और उसने बड़े प्यारे हर चीज़ के लिए बोला है कि कौन-सी रिस्क कॉम्पेंसेट करने के लिए कौन से रिस्क है। हम प्यार से पहले इन्हेरेंट रिस्क निकालेंगे, फिर प्यार से उसका कंट्रोल रिस्क निकालेंगे, दोनों कंबाइन करके आरएमएम निकालेंगे।
तो सेपरेट बड़े क्लाइंट्स में जनरली सेपरेट असेसमेंट पे जाते हैं। अगर छोटे क्लाइंट्स है, इतना कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो क्यों इतनी माथापच्ची करते हो यार? कंबाइंड असेसमेंट कर लो, सीधा अंदाजा लगाओ, इन्हेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क दोनों मिलाकर क्या होगा? सीधा आरएमएम निकाल लो। ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है और नॉन क्वांटिटेटिव। ऐसा आप बोल सकते हो, परसेंटेज में बोल सकते हो, 10%, 20%, 30%, 40%, या फिर आप हाई, मीडियम, लो में बोल सकते हो, दोनों पॉसिबल है। इनवर्स रिलेशनशिप है साहब कंट्रोल्स के साथ। कंट्रोल्स जहाँ-जहाँ पे बुरे होंगे, गंदे होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, वहाँ पे कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो मोटा-मोटी आपको ये बातें समझानी है। फिर मैं अगर बात करूँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चांसेस दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर प्रेजेंटेड टू ऑडिटर फॉर डूइंग ऑडिट, प्रायर टू ऑडिट, वहाँ पर गलती होने के चांसेस, दैट इज़ आरएमएम। उसके 2 कंपोनेंट, इन्हेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, 2 कंपोनेंट है। कैसे निकलता है आरएमएम? हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, कंपनी को समझते हैं, एंटिटी, उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट, सब कंट्रोल सबको समझते हैं। फिर जाके हम लोग इसका अंदाजा लगा पाते हैं। और यहाँ पे इट्स मैटर ऑफ जजमेंट, अंदाजा लगाना पड़ता है कौन से एरिया में रिस्क होगी, कितनी होगी। प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। 2 लेवल पे निकलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और जब हमको पता है कि स्पेसिफिक आइटम के स्पेसिफिक पॉइंट में गलती हो सकती है, दैट इज असर्शन लेवल रिस्क। कोर ऑडिट प्रोसेस देखना ज़रूरी है, वहाँ पे इन सब बातों पे मैं अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ, फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे आप, ठीक है? ऑडिटर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर भी आरएमएम ज़्यादा हो, ज़्यादा मेहनत करके ओवरऑल रिस्क को काबू में रखे, ऑडिट रिस्क को काबू में रखे। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? अब रिस्क बोला, मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट मतलब जब व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रांज़ैक्शन बैलेंसेस डिस्क्लोज़र दिया हुआ है, जो रिपोर्ट किया गया है, उसमें और जो रिपोर्ट होना चाहिए था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, जब उसमें डिफरेंस है, जब उस तरीके से नहीं चली चीज़ें, उस डिफरेंस को, मिसमैच को हम बोलते हैं इट इज़ अ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, ये फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है और एरर की वजह से हो सकता है। सो आरएमएम इंक्लूड्स, आरएमएम कैन बी बिकॉज़ ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड आल्सो एंड रिस्क ऑफ एरर आल्सो। देखिए, रिस्क को समझा, कंपोनेंट को समझा और एक-एक चीज़ को हम आगे अब लेकर जा रहे हैं। एक-एक के हम शॉर्ट नोट देख रहे हैं। डिटेक्शन रिस्क की हम लोग बात करते हैं। चांसेस दैट कि ऑडिटर की प्रोसीजर्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगी, दैट इज़ अ डिटेक्शन रिस्क। क्या फ़र्क है इसमें और बाकी लो में? इन्हेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क डिपेंड करता है, इन्हेरेंट रिस्क डिपेंड करता है बिज़नेस, इंडस्ट्री, बिज़नेस, उनका एनवायरनमेंट, लोग, नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन बैलेंस डिस्क्लोज़। कंट्रोल रिस्क डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये चीज़ें ऑडिटर के हाथ, ऑडिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़ें। ऑडिटर सिर्फ़ इनको आइडेंटिफ़ाई करके असेस करता है। ऑडिटर के हाथ में है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करती है कितनी बड़ी टीम है, कितनी अच्छी टीम है, वो लोग कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, कितना अच्छे ऑडिट प्रोसीजर्स बनाते हैं, कैसे डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। येस, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑडिट एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर सिर्फ़ डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल करता है और अब वो असेस करता है इन्हेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, आरएमएम निकालता है और डिटेक्शन रिस्क को इनवर्सली एडजस्ट करता है ताकि जो अल्टीमेट रिस्क है, ऑडिट रिस्क, वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स हो। ठीक है? ऑडिट रिस्क, चांसेस दैट फाइनल ओपिनियन गोज़ रॉन्ग, जहाँ पे हमको लोगों को अलर्ट करना था मॉडिफाई करके, वहाँ पे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देकर आ गए, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसको हम ऑडिट रिस्क बोलते हैं। ऑडिट रिस्क डिपेंड कि जिस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं वो कितने गंदे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और हमने कितनी मेहनत की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आरएमएम डिपेंड करता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, तो सबसे फेमस फॉर्मूला बनता है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। आईआर हम असेस, ऑडिट रिस्क हम पहले ही तय कर लेते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी में कि 1% रखना है कि 3% रखना है, 4% रखना है। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क हमको मिल जाते हैं। डिटेक्शन रिस्क हमको हमेशा बैलेंसिंग फिगर मिलता है कि भाई सपोज 5% निकला बैलेंसिंग फिगर, कि अगर डिटेक्शन रिस्क को मैं 5% में रखूं तो अपने आप जो ओवरऑल रिस्क की ऑडिट रिस्क वो 1% के अंदर रहेगी। ऑडिट रिस्क में कौन सी चीजें नहीं आते?
चांसेस दैट कि ऑडिटर ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, जबकि कोई मिसस्टेटमेंट कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। देखिए ऐसे होने के चांसेस इनसिग्निफिकेंट है, रेयरेस्ट है कि ऑडिटर बोल रहा है गलतियां, लेकिन गलतियां थी नहीं, इसलिए उसको इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड है कि भाई हम क्लीन ओपिनियन देकर आ गए, जबकि गलतियां हमको बताना चाहिए था। गलत ओपिनियन की वजह, इसमें ऑडिटर की बिजनेस रिस्क भी नहीं आती। गलत ओपिनियन की वजह से ऑडिट के बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा, पब्लिसिटी पे क्या असर पड़ेगा, और धंधे पे क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, कितने क्लाइंट छोड़कर जाएंगे, इन सब पे कंसिडर नहीं करते हम लोग। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, देखो ये पहले कंपोनेंट्स देखे और सभी तरह के रिस्क के हम लोग शॉर्ट नोट देखे। ये हमने अलग से लिया है, ठीक है, कंट्रोल रिस्क से रिलेटेड लेकिन अलग से लिया है। ये ऐसे के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है कि भाई जब हम कंट्रोल रिस्क असेस करते हैं, जब कौन से मुद्दे, कौन से फैक्टर्स को हमने कंसिडर करना चाहिए। एस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है कंट्रोल रिस्क असेसमेंट में, तो हम लोगों ने एस इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना है। अप्रोच ऑफ टेस्टिंग, हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी है कंट्रोल्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करिए, कंट्रोल रिलायंस, तो हम रिस्क असेसमेंट बहुत केयरफुली करेंगे। लेकिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी है सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, तो हम इतना केयरफुल नहीं रहेंगे रिस्क असेसमेंट में। टी स्टैंड फॉर कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट कितना सीरियस है कंट्रोल्स के प्रति, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट बोलते हैं, आगे हम आने वाला है वो। कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर स्ट्रांग है तो कंट्रोल्स अच्छे रहते हैं, रिस्क कम हो जाती है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में ऑडिटर ने अंदाजा लगाना चाहिए। उससे समझेगा कंट्रोल्स स्ट्रांग है, वीक है, रिस्क कम है कि ज्यादा है। लेकिन सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट के भरोसे नहीं चल सकते, इसको आगे और डिस्कस किया जाएगा। तो कंट्रोल रिस्क निकालते वक्त आपका अप्रोच कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कंट्रोल रिस्क निकालते कितना केयरफुल रहना है। कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, उसका सीधा इंपैक्ट है कंट्रोल्स पे और कंट्रोल रिस्क पे। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में आते हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए। अगर हमारी हाई एक्सपेक्टेशन है कंट्रोल से, तो हमको कंट्रोल रिस्क असेसमेंट और केयरफुली करना पड़ेगा। लो है तो फिर छोड़ दो। जहां जहां स्ट्रैटेजी में हमने कंट्रोल्स पे बड़ा दाव लगाया है, उस पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इट शुड बी केयरफुल। आईटी एनवायरनमेंट में आईटी सिस्टम्स और प्रोसेस को समझना जरूरी है। उसके कंट्रोल्स को भी, कंट्रोल रिस्क निकालते वक्त वो कंट्रोल्स भी समझना पड़ेगा। ये हम लोग एई चैप्टर में समझते हैं। आपके कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल, आपके जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स होते हैं, वो भी समझना पड़ेगा। तो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करते वक्त एस इंडस्ट्रीज की बातों को ध्यान से समझे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कंट्रोल्स को लेकर कुछ बातें समझा। देखिए कंट्रोल्स को लेकर बहुत चर्चा होने वाली है अगले पार्ट में, तब ये बातें आपके दिमाग में और क्लैरिटी से आ जाएगी। जैसे सेल का ऑकरेंस, सेल असली है क्या, ये एक असर्शन है। तो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है, जब तक शिपिंग रिपोर्ट नहीं बनेगी कि भाई गुड डिस्पैच हो गए, जब तक शिपिंग रिपोर्ट नहीं बनेगी सेल्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल। इससे सिर्फ जेन्युइन सेल्स, रियल सेल्स ही बुक होंगे। फिर और एक कंट्रोल है कि जब तक गुड्स डिस्पैच नहीं होते, कंफर्म नहीं करता गेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तब तक शिपिंग रिपोर्ट नहीं बनती। ओ वंडरफुल। मतलब एक कंट्रोल बोलता है सेल्स की एंट्री नहीं लगाऊंगा बिना शिपिंग रिपोर्ट के, और दूसरा कंट्रोल बोलता है बिना कंफर्मेशन की शिपिंग रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। तो कंट्रोल 1 को सपोर्ट करता है कंट्रोल 2। ये दोनों कंट्रोल एक साथ काम करके ऑकरेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये समझ रहे हैं। Two or more controls can combine, two or more controls can work together to protect a particular assertion। समझाया जा रहा है कि कैसे दो कंट्रोल्स मिलकर एक असर्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर कंप्लीटनेस, सिर्फ एग्जांपल्स है कंट्रोल्स के, देखो कंट्रोल्स ऐसे होते, इस तरीके से असर्शंस को प्रोटेक्ट करते हैं। रेगुलर रिकंसिलेशन होना, कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करोगे, बोले इंटरनल कंट्रोल है, रेगुलरली रिकंसाइल करते हैं। हमने कितनी क्वांटिटी डिस्पैच की और कितना बिलिंग हुआ,
अगर क्वांटिटी डिस्पैच 500 है तो बिलिंग भी 500 की दिखनी चाहिए ना, करेक्ट? वो भी दिखना चाहिए। क्वांटिटी बिल्ड, तो कंट्रोल्स, ये रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो है, रिकंसिलिएशन प्रोसेस इट इज अ कंट्रोल टू कॉम्पनसेट कंप्लीटनेस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो कंट्रोल्स कॉम्पनसेट करते रिस्क को और एक तरीके से बुलाता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कुड गो रॉन्ग। ये भी रिस्क को बोलने का एक तरीका है, ज्यादा लोड मत दीजिए। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल डेफिशिएंसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए और कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव निकले, अरे क्या लवली कंट्रोल है, क्या डिजाइन है, क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या मेंटेनेंस है, बहुत ही जोरदार। तो हमारा फाइनल कंट्रोल रिस्क, हमारा पहले प्रिलिमिनरी कंट्रोल रिस्क असेसमेंट होता है, फिर फाइनल, हमारा फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट रहेगा, कंट्रोल्स आर गुड, रिलाय ऑन कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम कर दो। अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव निकले तो हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे लेटर ऑफ वीकनेस बनाकर, जिसको मैनेजमेंट लेटर भी बोलते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स पे जो रिपोर्ट देनी पड़ती है उसमें भी उसको बताएंगे और लिख देंगे एनआरओसी, डोंट रिलाई ऑन कंट्रोल्स, स्ट्रैटेजी को अपडेट करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ज्यादा लगाएंगे। तो बता रहे हैं कि जैसे ही आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके कंट्रोल रिस्क का फाइनल असेसमेंट निकालते हो, उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर बहुत बड़ी प्यारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। उनका कहना है कभी कभी एक एक ही असर्शन के लिए मोर देन वन कंट्रोल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर भी चीजों को चेक कर रहा है, एक मैनेजर भी चेक कर रहा है, परचेस मैनेजर, सुपरवाइजर भी चेक कर रहा है, तीन तीन लोग चीजों को चेक कर रहे हैं। ऐसे इसमें सभी एक ही असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मल्टीपल कंट्रोल्स है तो मल्टीपल कंट्रोल्स आपने समझने चाहिए। अगर आपको कोई भी एक कंट्रोल ऐसा मिल गया कि जो इफेक्टिव है, जो मिटिगेट कर रहा है, रिस्क को कॉम्पनसेट कर रहा है, बस आपको और कंट्रोल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बोल दो कि कंट्रोल रिस्क असेसमेंट रिलाय ऑन कंट्रोल। आपको पता चला कि एक कंट्रोल फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा कंट्रोल कॉम्पनसेट कर रहा है चीजों को, तो भी बोल दो रिलाय ऑन कंट्रोल। मतलब वो बोलना चाहते हैं मल्टीपल कंट्रोल हो सकते हैं, चेक करना शुरू करो। पहले ही इसमें आपको मिल गया मिटिगेटिंग कंट्रोल, रिस्क कम है डिक्लेयर कर दो। पहले इसमें नहीं मिला, पहला कंट्रोल फेल हो गया, लेकिन दूसरा कॉम्पनसेटिंग मिल गया, बहुत बढ़िया। तो ये बता रहे हैं एक नहीं दूसरा मिल जाएगा। फिर और एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका थोड़ा वाइस वर्सा ही है। कभी कभी एक ही कंट्रोल मल्टीपल रिस्क को कॉम्पनसेट कर देता है। मतलब सीनियर मैनेजर है, वो परचेस को चेक कर रहा है, अब वो ट्रांजैक्शन असली है वो भी चेक कर लेता है, वो क्वांटिटी और रेट एक्यूरेसी भी चेक कर लेता है, वो क्लासिफिकेशन भी चेक कर लेता है। एक ही बंदा तीन चीजों को चेक कर ले रहा है, तीन चीजों को, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आपको कंट्रोल्स इनइफेक्टिव दिखते हैं तो फिर आपकी, सपोज एक कंट्रोल इनइफेक्टिव है एंड नो अदर कंट्रोल इज देयर, कोई और कंट्रोल नहीं है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, तो नॉट रिलायबल। लेकिन पता चला कि वो कंट्रोल एक असर्शन को, व्हाट कुड गो रॉन्ग, एक असर्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक को नहीं। हमारा सीनियर मैनेजर बहुत अच्छा है जेन्युइन ट्रांजैक्शन चेक करने में, क्वांटिटी चेक करने में, लेकिन वो रेट बराबर चेक नहीं कर रहा जबकि उसको करना चाहिए था। अच्छा, ऑकरेंस के लिए तो अच्छा है ये कंट्रोल, लेकिन एक्यूरेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो वो समझा रहे कि एक कंट्रोल एक असर्शन के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए अच्छा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो वो हिसाब से हमारा अप्रोच बदल जाएगा। वो असर्शन के लिए हम सब्सटैंटिव, जहां पे इफेक्टिव है वहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम लगाएंगे, दूसरे असर्शन के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर को बढ़ा देंगे। बड़ी प्यारी बातें की है भाई, कि कैसे कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है आगे की चीजों को, और उसकी दो स्पेशल बातें डिस्कस की। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिंपल से है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऐसे 315 के हिसाब से अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ताकि उसकी मदद से वो समझे, एंटिटी को समझेगा तभी उसकी मदद से वो रिस्क आइडेंटिफाई करेगा कहां कहां पे गलती हो सकती है। दो लेवल पे रिस्क को निकालेगा, पढ़ेंगे उसके बारे में। दो लेवल पे रिस्क, रिस्क ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जो भी रिस्क है सब रिस्क को निकालेगा। और स्टेप नंबर फिर इसके बाद 3, यानी फिर इसके बाद रिस्क को समझने के बाद में अच्छे तरीके से डिजाइन करेगा अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को। तो ऑब्जेक्टिव है 315 के अंदर कि भाई तू अच्छे धंधे को समझ, अच्छे से रिस्क निकाल, बड़ी रिस्क निकाल,
और उसको सोच समझ के फिर अपनी ऑडिट प्रोसीजर को तय कर। यही ऑब्जेक्टिव है। स्टेप नंबर 1 है रिस्क असेसमेंट। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं। 315 315 ठीक है के रेफरेंस में जनरली मैं बता रहा हूं, जब हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट मतलब होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। और इसके बेसिस पे मैं अगला स्टेप करता हूं आइडेंटिफाई करना, कहां गलती हो सकती है और कितनी बड़ी गलती हो सकती है। इट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। 315 के रेफरेंस में जब भी हम लोग बात करेंगे तो रिस्क असेसमेंट होगा जानकारी इकट्ठा करना, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगला स्टेप होगा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों सेम लगते होंगे लेकिन दोनों का मतलब अलग है। लेकिन इसके अलावा जब भी मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वर्ड यूज करूं, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती है। मैंने जानकारी भी हासिल कर ली और उसके बाद रिस्क भी पता कर लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? 315 के रेफरेंस में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक चीज होती है, फिर उसके बाद होता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। और बाकी जगह रिस्क असेसमेंट मतलब दोनों चीजें इसी वर्ड में आ गई। तो इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है? अब रिस्क असेसमेंट मतलब टू अंडरस्टैंड, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, अबाउट इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि इसकी मदद से मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकूं, इसकी मदद से मैं इनहेरेंट रिस्क निकाल सकूं, इसकी मदद से मैं कंट्रोल रिस्क निकाल सकूं, इसकी मदद से मैं कंबाइन करके आरएमएम निकाल सकूं। अब जानकारी कैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे? जानकारी इकट्ठा हम लोग कैसे करेंगे? तो 3 तरीके हैं। सबसे आसान है इंक्वायरी, सबसे आसान इंक्वायरी है। इंक्वायरी के बाद में एनालिटिकल प्रोसीजर्स, पूछताछ करके जानकारी के धंधे को समझो। एनालिटिकल प्रोसीजर से धंधे को समझो। और ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, और मेहनत करनी है तो जाओ, जाके देखो चीजों को। इंक्वायरी, इंक्वायरी कौन से लोगों से करेंगे? सबसे बड़ा है हमारा टीसीडब्ल्यू जी, उससे देखो सीक्वेंस है बड़ी प्यारी सी। उससे छोटा मैनेजमेंट, उससे छोटा इंटरनल ऑडिटर, उससे छोटा हमारा इन हाउस लॉयर, उससे छोटा हमारा आईटी वाला बंदा, उससे छोटा हमारा मार्केटिंग वाला बंदा, उससे छोटा हमारा एम्प्लॉय। टीसीडब्ल्यू से पूछेंगे कि तुमको क्या लगता है मैनेजमेंट पे प्रेशर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोसेस बनाते वक्त कुछ प्रेशर है मैनिपुलेशन का? मैनेजमेंट को पूछेंगे तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बताओ, उसने कौन सी तरह की रिस्क निकाली वो बताओ, वो हमको काम का डेटा है आरएमएम निकालने के लिए। इंटरनल ऑडिटर से पूछेंगे बता कंट्रोल्स की डिजाइन कैसी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, तू जो डेफिशिएंसी निकालता है उसको ठीक करता है क्या मैनेजमेंट। जो लॉयर, इंटरनल लॉयर है उसको पूछेंगे बता बड़े बड़े लॉ रेगुलेशन कौन से है, बड़े बड़े अरेंजमेंट्स और बड़े बड़े अरेंजमेंट्स हमारे किसके साथ में है, इसके अलावा और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, लिटिगेशंस क्या चल रहे हैं। इससे समझ में आएगा हमारे ऑब्लिगेशंस क्या है, गलत करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा हमारे, अगर तोड़ेंगे इनको तो क्या इंपैक्ट होगा। आईटी के बंदों से पूछेंगे सिस्टम कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, कब चेंज किया, इस साल चेंजेस कुछ किए क्या, आईटी कंट्रोल्स कैसे है, वो समझेंगे। मार्केटिंग वालों से पूछेंगे तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम समझना चाहते हैं। ठीक है, क्यों ये सब पूछेंगे, इससे हमको समझ में आएगा कि भाई सेल्स की रिकॉर्डिंग में कोई रिस्क है क्या। एम्प्लॉय से हम लोग पूछेंगे कि भाई तुम रेगुलर ट्रांजैक्शंस कैसे इनिशिएट प्रोसेस रिकॉर्ड करते हो, कॉम्प्लेक्स वाले कैसे करते हो, इन सब से पूछताछ करो। ये जानकारी, भरपूर जानकारी मिलेगी। दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इतने लोगों से इंक्वायरी करो। फिर हमने बोला कि आपको और ये सीक्वेंस बराबर है, वन और मेहनत करने की इच्छा है। एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर मोटा मोटी कंपैरिजन होता है। बहुत सारा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा लो कंपनी का, कंपनी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा आप लीजिए, दूसरों से कंपेयर करिए, समझेगा हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बड़ा है, हमारी कंपनी का सेल बड़ा है, हमारे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है। बहुत सारा डेटा इकट्ठा करिए, कंपनी दूसरों से कंपेयर करिए, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, हमारे वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट समझेंगे, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखेगी तो रिस्की एरियाज हमको समझेंगे। डेटा लीजिए बहुत सारा, समझिए उसको, रेशियोस, परसेंटेज, ग्राफ निकालिए, कंपेयर करिए, अनयूजुअल चीजें, रिस्की एरियाज आपको मिलेंगे। पता चलेगा कहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल, कहां पे गलतियां हो सकती है। विल गेट रिस्क, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पता नहीं थी। करेक्ट। और एनालिटिकल प्रोसीजर से ऐसा मिल रहा है कि सेल्स बढ़ रहा है, क्या सेल्स रजिस्टर देखकर
डेटा एनालिटिकल प्रोसेस से जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है और दूसरी ऑडिट प्रोसेस जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमेशा इसको आप कोलैबोरेट करते रहे, आपका एश्योरेंस लेवल बढ़ता है। तो एनालिटिकल प्रोसेस बड़ी प्यारी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा करने के लिए। सभी तरह के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेटा लीजिए, रेशियोज़ बनवाइए और फिर कंपैरिज़न्स करिए, भरपूर चीज़ें। आपको कहाँ गलती हो सकती है मिलेगा, आपको नई जानकारियाँ मिलेगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है? और ये जानकारी आप आगे जाके यूज़ कर सकते हो विथ अदर ऑडिट प्रोसीजर। और मेहनत करनी है, ऑब्जर्वेशन करिए, जाके विज़िट करिए प्रीमाइसेस, विज़िट देयर हेड ऑफिस, विज़िट देयर प्लांट्स, विज़िट देयर गोडाउन्स, R&D सेंटर। देखिए अपने आँखों से हाउ पीपल आर वर्किंग, सी ऑपरेशंस, इंस्पेक्ट करिए। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स ये सब कुछ पढ़िए जो कंपनी की जानकारी, कंपनी की वेबसाइट पढ़िए। TCWG मैनेजमेंट ने कोई रिपोर्ट बनाई वो पढ़िए। ये सब जानकारी इकट्ठा करने के तरीके हैं। जानकारी इकट्ठा हमने की, ठीक है? इसका यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन? कि भाई साहब ये जो जानकारी इकट्ठा की ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, इसकी मदद से अगला स्टेप होगा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। कौन से ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के कौन से असर्शन में दिक्कत हो सकती है, ये हम पता लगा पाएंगे। और ये जो हमको जानकारी मिल रही है, ये हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट टू डिजाइन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। इनफैक्ट वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बातें, कुछ इंटरव्यूज, चीजें वहां पे यूज हो सकती है एज एविडेंस। तो रिस्क पता लगाने में मदद मिलती है। इट गिव्स अस एविडेंस जो हम आगे, इट गिव्स अस एविडेंस फॉर टेस्ट, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन फॉर डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। उसके लिए एविडेंस भी मिल जाता है हमको। देखो, मतलब यहाँ की जानकारी आप वहां पर भी यूज करोगे? यस, बिल्कुल यूज करेंगे। अगर हमने प्लांट को समझा है तो वो रिस्क असेसमेंट में भी यूज होगा और फिक्स एसेट के एरिया में भी यूज होगी वो बात। तो एक ही जानकारी मल्टीपल जगह यूज हो रही है, तो आप एक काम करिए, या तो आप, ठीक है, प्लांट का रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाइंग आरएमएम अलग से करिए, टीओसी सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलग से करिए, या फिर किसी एरिया में इसको कंबाइन कर सकते हैं। भाई आप फिक्स एसेट में गए ना, तो रिस्क रिस्क असेसमेंट की क्वेश्चंस, रिस्क असेसमेंट की चीजें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की चीजें, सब्सटैंटिव प्रोसीजर एक साथ भी कर सकते हैं। समझा रहे हैं आपको? ठीक है। तो बड़ी प्यारी जानकारी है, इसके बेस पे आप अगला स्टेप करिए, इसके बेसिस इसकी जानकारी आप एज एविडेंस यूज करिए, और या तो इसको आप अलग से परफॉर्म करिए या तो कंबाइन करके परफॉर्म करिए। और ये जानकारी से दोनों तरह की रिस्क निकालते हैं हम लोग, भेदभाव नहीं है। रिस्क ऑफ फ्रॉड और रिस्क ऑफ एरर। रिस्क ऑफ एरर थोड़ा, रिस्क ऑफ फ्रॉड थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ऐसे 240 से डील करना पड़ता है। तो हमने यहां पे इसके यूज देखा, ठीक है। फिर क्या जानकारी इकट्ठा करें, व्हाट इंफॉर्मेशन। तो 5 इसमें बांटा और इसको आगे डिस्कस किया है। पहले इंडस्ट्री को समझो। इंडस्ट्री से छोटा कौन होता है? एंटिटी, उसको समझो। एंटिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी समझो, अकाउंटिंग के तौर तरीके, पॉलिसी समझो, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उसका अकाउंटिंग पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉलिसी लगाने के बाद आज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है वो समझो, और अपने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। देखो एक सीक्वेंस में, पहले आया इंडस्ट्री, फिर आया एंटिटी, फिर आया उसके अंदर की पॉलिसी, उसको लगाकर पता चले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से समझा कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे, स्ट्रेटजीज आर वर्किंग और नॉट वर्किंग। याद रखने के लिए अच्छा सीक्वेंस है। अब एक एक के अंदर चलते हैं, एक एक के अंदर हम लोग चलते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स, धंधे को समझो। इंडस्ट्री में आप कॉम्पिटिटर्स को समझो, ठीक है। इज इट अ मोनोपोली, इज इट अ परफेक्ट कॉम्पिट ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, किस तरह के कॉम्पिटिटर्स है। प्रोडक्ट कैसे है, सेम प्रोडक्ट है, स्पेशलाइज्ड है, प्राइस क्या, डिमांड है, साइक्लिकल, सीजनल, क्या कैपेसिटी है। इंडस्ट्री को आपको समझना जरूरी है भाई साहब। इसलिए कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट और कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री, पहले आपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट समझा। अभी इंडस्ट्री रिलेटेड में पहले आपने इंडस्ट्री को समझा। अब इंडस्ट्री का जो रेगुलेटरी, भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई स्पेशल लॉ है क्या, रूल्स रेगुलेशन है क्या, वो समझो, उसका क्या इफेक्ट है।
तो इंडस्ट्री में पहले कंपटीशन को समझा, फिर इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि उसको समझो, इंडस्ट्री के बाकी फैक्टर्स भी समझो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, डिमांड सप्लाई सप्लाई कॉस्ट कैसे चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, किस तरह के रिलेशनशिप है सप्लायर कस्टमर के साथ में, सप्लायर इज स्ट्रांग और कस्टमर इज स्ट्रांग, रिलेटेड पार्टीज कितने हमारे, कस्टमर्स ने यूनिफाइड बाइंग ग्रुप बनाए क्या, एक साथ ऑर्डर देते हैं, ऐसा कुछ है क्या, इंडस्ट्री को लगने वाला फ्रेमवर्क भी समझो, इंश्योरेंस को अलग लगता है, बैंकिंग को अलग, तो इंडस्ट्री की कंपटीशन, इंडस्ट्री का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री के अदर फैक्टर्स, एंटिटी को समझो, ओनरशिप, कौन से फैमिली का पैसा लगा है, स्कैटर्ड ओनरशिप है क्या, एक ही फैमिली कुछ ही लोगों का पैसा लगा हुआ है, गवर्नेंस कैसा है, एक ही आदमी चलाता है, बोर्ड चलाता है, कोई कमिटी चलाती है, ओनरशिप और गवर्नेंस एंटिटी में सबसे ऊपर आता है, किसका पैसा लगा और ओनरशिप के, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर समझो, डेट फाइनेंस है, इक्विटी फाइनेंस है, वो समझना है आपको, समझना है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर है क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग है, पैसा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी से कहां, ऐसे कहां कहां से पैसा कहां कहां पे फ्लो हो रहा है, ये और पैसा अलग अलग, ये एंटिटीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखे क्या, उसमें भी एंटिटीज अलग अलग देशों में और अलग अलग लॉज लगते हैं क्या उसको, तो एंटिटी का ओनरशिप गवर्नेंस, फिर उसका फाइनेंस और स्ट्रक्चर, उससे छोटा है, पैसा इन्वेस्ट कौन से धंधे में पैसा लगाया है, और ऑपरेशंस, फिर अब इन्वेस्टमेंट्स, अब उसके ऑपरेशन समझो, कहां से मेजर कमाई हो रही है, कौन से बिजनेसेस प्रोडक्ट से मेजर कमाई हो रही है, कौन से बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, उसमें रिलेटेड पार्टीज कितनी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के तरीके कैसे हैं, आप ऑपरेशंस में समझ रहे अर्निंग्स को, कस्टमर्स को, प्रोडक्ट्स को, और आप ऑपरेशन और समझ रहे हैं, डिटेल में घुस रहे हैं, कौन कितना बड़ा है, इसके बाद कोई आउटसाइड नॉर्मल को ट्रांजैक्शंस करते वक्त कोई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स मतलब जो जनरली नहीं होता, दो पॉइंट है डब्ल्यूसी के, कि विदाउट कंसिडरेशन आपने फिक्स एसेट लीज पे दे दिया, ये तो अजीब गरीब है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, विदाउट कंसिडरेशन आप बहुत सारी कंसल्टेंसी दे रहे हो, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लंबे समय तक सेम रहने के लिए, बार बार क्यों बदल रहे, कुछ गड़बड़ है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन है, एक शेयर कैंसिल होगा, चार तरह के शेयर्स मिलेंगे, सबके राइट्स अलग अलग होंगे, ये सब आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब आपने इंडस्ट्री से संबंधित पॉइंट समझ लिए, आपने नेचर ऑफ एंटिटी से संबंधित पॉइंट समझ लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सिलेक्ट करता है अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करने के लिए क्या सिस्टम और टीम है, कितने बदला हुए, कब बदला हुए, ये इन बातों को समझो, समझो इनका कितना स्पेशलाइज नेचर ऑफ धंधा है, क्या कोई स्पेशलिस्ट लगेगा क्या पॉलिसी सिलेक्शन एप्लीकेशन या चेंज के लिए, करेक्ट, क्या इन्होंने कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत है क्या हमको अकाउंटिंग पॉलिसी बदल करके कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे इंडस्ट्री से, कहां पे बहुत अलग है, तो आपको समझना पड़ेगा स्पेशलिस्ट की जरूरत है क्या, इनको चेंजेस की जरूरत है क्या, नोट्स टू अकाउंट्स में ज्यादा डिस्क्लोजर्स, क्या इनका एनवायरनमेंट बदला है, फाइनेंशियल कंडीशन एक्टिविटी, जैसे क्या गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर देना चाहिए कि इन्होंने, मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर देना चाहिए क्या, समझो इस बात को, ठीक है, पॉलिसी सिलेक्शन एप्लीकेशन रीजंस ऑफ चेंज, और उससे रिलेटेड बातें हम समझ रहे हैं। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किस तरह का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो समझिए, कोई एनालिस्ट की रिपोर्ट है वो पढ़िए, कंपनी अच्छा कर रही बुरा कर रही है एनालिस्ट के हिसाब से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या बोल रही है वो समझिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके, कितने टारगेट्स बना के रखे हैं, कितने टारगेट्स बना के रखे, टारगेट्स को अचीव करने के सिचुएशन में है क्या, ये आर दिन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, स्ट्रेटजीज क्या है, स्टडी ग्रोथ, रेगुलर मार्केटिंग करते रहो, नए मार्केट में एंटर करते रहो, ऐसा एग्रेसिव, कंप्यूटर खरीद डालो, प्रोडक्ट खरीद डालो, प्लान खरीद डालो, शॉप खरीद डालो, मर्ज कर डालो, एग्रेसिव, क्योंकि ये स्ट्रेटजी से ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है और उसकी अकाउंटिंग पे इंपैक्ट पड़ता है। आप धंधे को समझ रहे हो तो धंधे की रिस्क को भी समझो, लाइफ, क्या फाइनेंसिंग, लॉस ऑफ फाइनेंसिंग के चांसेस है क्या, लोग अपना हाथ उठा देंगे, स्टार्टअप खत्म हो जाएगा क्या, एल फॉर, क्या लोग छोड़ के चांसेस, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे क्या, और छोड़ के जाएंगे उसके, ये सब बिजनेस रिस्क है और इससे अकाउंटिंग पे असर पड़ता है।
लॉस ऑफ फाइनेंसिंग हो सकती है क्या? लैक ऑफ लोग छोड़ के जाने के कितने चांसेस है? क्या इनका इनसफिशिएंट या एक्सेसिव प्रोडक्शन? दोनों गलत है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। क्या ये लोग फेल हो रहे हैं अप टू डेट रहने में, स्लो चल रहे हैं? वो बिजनेस रिस्क कितनी है? क्या बहुत ज्यादा रिलायंस है किसी पर्टिकुलर सप्लायर, कस्टमर या प्रोडक्ट के ऊपर? ये सब बिजनेस रिस्क है। ये बिजनेस रिस्क की वजह से लॉसेस हो सकते हैं और उसकी वजह से अकाउंटिंग में गड़बड़ियां हो सकती है। एसेट्स कैन बी ओवर वैल्यूड, लाइबिलिटीज कैन बी अंडर वैल्यूड। अब इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की, क्यों? देखो यूज अलग था, क्यों? तो उनका कहना है कि देखिए जानकारी इकट्ठा करना कंटिन्यूस प्रोसेस है। इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते लेकिन धीरे धीरे इससे एक दिमाग में पिक्चर बनता है कंपनी के धंधे के बारे में, ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में, और हर चीज चेक करते वक्त हमको ये इंफॉर्मेशन काम आती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से हमको पता चलता है सच्चाई क्या है। और फिर हम चेक करते हैं कि अकाउंटिंग में सच्चाई दिख रही कि नहीं दिख रही। ये नॉलेज कहाँ काम आएगा? मेन एरियाज में मटेरियलिटी तय करने में काम आएगा, कहाँ पे मटेरियलिटी कम ज्यादा करनी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर है कि नहीं वो चेक करने में काम, धंधा समझोगे तो पॉलिसी समझ पाओगे। आरएमएम निकालने में काम आएगा डेफिनेटली। और ऑडिट एविडेंस हमारा सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है कि नहीं हर एरिया के लिए। धंधे को समझोगे, एरिया को समझोगे, तब समझोगे एविडेंस हमारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, रिलायबल रिलेवेंट है कि नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने में काम आएगा, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन कंपैरिजन करने में। अरे धंधा समझोगे तो बाकी सारे काम कर पाओगे। कहां पे हमको ज्यादा ध्यान देना है? ऑडिट कंसिडरेशन मतलब केयरफुली सोचना किसी चीज के बारे में। कहां पे हमको केयरफुली सोचकर ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन मतलब स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर कहां बनानी पड़ेगी। तो ये जानकारी हमको अलग अलग एरियाज में बहुत काम आएगी। जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। रिस्क को दो लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। जब सिचुएशन ऐसी हो कि कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, वो बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आपका मैनेजमेंट की नीयत खराब है, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सॉफ्टवेयर बर्बाद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। असर्शन लेवल मुझे पता होता है इस फाइनेंशियल आइटम के इस पर्टिकुलर पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है, दैट इज असर्शन लेवल। चार बातें करनी पड़ती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कंटिन्यूसली सोचना पड़ता है व्हाट कैन गो रॉन्ग, कहां पे गलती हो सकती है, वी टू आइडेंटिफाई रिस्क। फिर उसको रिलेट करना पड़ता है, या किसी एक असर्शन से रिलेटेड है, ये बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट डाल रहा है, परवेसिव है, इज इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क। फिर ये भी सोचना पड़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग हैपनिंग कितनी है, लाइक्लीहुड 10%, 20%, 30%, और कितनी बड़ी गलती हो सकती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज इट अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल। चार आइडेंटिफाई और असेस करने में चार बातें सोचनी पड़ती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। मल्टीपल फाइनेंशियल आइटम्स और असर्शन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, स्पेसिफिक असर्शन नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क से असर्शन लेवल रिस्क बढ़ जाती है। अगर मैनेजमेंट की नीयत खराब है, सॉफ्टवेयर खराब है, तो गलतियां होने के चांसेस, वैल्यूएशन में ऐसे भी गलती होने के चांसेस है, रिस्क और बढ़ जाती है। एग्जांपल्स दिए हुए कुछ जनरल केसेस। कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर वीक है, मैनेजमेंट बहुत ही निकम्मा नालायक है, कंट्रोल्स को बहुत ही एटीट्यूड खराब है, कंट्रोल्स के प्रति बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इसकी वजह से कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का सॉफ्टवेयर है सिस्टम में बर्बाद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे दिक्कत है बहुत ज्यादा, तो हम तो ऑडिट छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। और रिकॉर्ड्स अगर गड़बड़ है तो सबूत की कमी महसूस, अगर सिस्टम अच्छा नहीं है, रिलायबल नहीं है, जानकारी नहीं दे पा रहा, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर के बारे में सोच सकते हैं इफ इट्स नॉट रिलायबल। असर्शंस क्या होते हैं? जितनी भी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दी हुई है वो सब होते हैं असर्शंस, जितनी भी जानकारी दी है। और इसी को चेक कर लो, आपको मिसस्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। एक्सप्लिसिट जानकारी डायरेक्टली क्लियरली दी जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। लैंड एंड बिल्डिंग इतनी है, कॉन्टेंट लाइबिलिटी इतनी नहीं है, ऐसा है लिखा है, दैट इज अ पॉजिटिव। एक्सप्लिसिट प्लस पॉजिटिव। ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, दैट इज निगेटिव असर्शन। इम्प्लिसिट मतलब लिखा नहीं है लेकिन पढ़कर समझ में आता है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लिखी नहीं है, मतलब समझ में आ गया कि नहीं है। मोटर कार लिखी नहीं है, मतलब नहीं है इनके पास में, सिंपल। तो
असर्शन कैन बी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये ओवरऑल है, जितनी भी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल रही है वो असर्शन है। अब थोड़ा स्पेसिफिक मतलब देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरह का डेटा होता है, ट्रांजैक्शन, बैलेंसेस, डिस्क्लोजर। तो उनसे क्या हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो देखिए, डायरेक्टली इंडायरेक्टली। जैसे अगर लैंड एंड बिल्डिंग 100 करोड़ है, हमको जानकारी मिलती है इट कि वो असली है, एग्जिस्ट, कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, वैल्यूएशन, हमें उसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये 4 असर्शंस निकल कर आ रहे हैं। ये 4 चीजें हमको जानकारी मिल रही है, इसी को तो चेक करना है। इसी में हमको मिस स्टेटमेंट मिलेंगे। ट्रांजैक्शन सेल्स 1000 करोड़ का है, मतलब वो क्या बोल रहा है डायरेक्टली इंडायरेक्टली, मैं असली हूं। ऑकरेंस, कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, मेरा अमाउंट सही है, एक्यूरेसी, और 2 स्पेशल, मेरा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन सही है, कट ऑफ इस साल का अगले साल नहीं, अगले साल का नहीं। पहले 3 तो कॉमन है दोनों जगह पे, वहां पे स्पेशल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। ये असर्शंस है, इसी को चेक करिए, मिस स्टेटमेंट मिल जाएंगे और आइटम चेक हो जाएगा। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट दोनों कंबाइन करिए। नोट्स टू अकाउंट में जो बातें लिखी है वो असली है, कंपनी को बिलोंग करती है, ऑकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऐसा कंबाइन लिखा जाता है। ये असली बातें और कंपनी से रिलेटेड है। जानकारी कंप्लीट है। अमाउंट जो है, अगर एसेट लाइबिलिटी, अगर एसेट लाइबिलिटी के होंगे वैल्यूएशन सही है, ट्रांजैक्शन के होंगे एक्यूरेसी सही है, अमाउंट सही है, पहले 3 कॉमन है, और ये एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग दे रहे लोगों को। कुछ असर्शन के और पॉइंट है, डॉन, डिफरेंट। कुछ ऑडिटर चाहे तो जो असर्शन का प्रेजेंटेशन है वो अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे असर्शन हमने बोला 3 तरह का डेटा है, ट्रांजैक्शन, बैलेंस, डिस्क्लोजर, उसकी असर्शन निकाले, वो तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। देखो मैंने बोला कुछ तो 3 तो कॉमन थे, कंबाइन करके सभी आइटम्स के कंबाइंड असर्शन निकाल सकते हैं, और कहीं कहीं पे फिर लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। तो लोग प्रेजेंट करने का तरीका बदल सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जितने असर्शन दिए हैं स्टैंडर्ड में वो कवर हो, वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। गवर्नमेंट एंटिटीज में असर्शंस बढ़ा भी सकते हैं कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी और लॉ के हिसाब से होंगे। किया है मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी और लॉ के हिसाब से। ओवरऑल असर्शन, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ओवरऑल जानकारी देता है। पीएनएल बताता है ओवरऑल प्रॉफिट कितने हैं, बैलेंस शीट बताता है ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पहले हम स्पेसिफिक असर्शंस को चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन बैलेंस, डिस्क्लोजर, वो चेक करने के बाद सब सही लगता है, फिर हम पूरे वो ओवरऑल प्रॉफिट सही लग रहा है ना, ओवरऑल पोजीशन सही लग रहा है ना, वो हम देखते हैं। तो वो भी ऑडिटर को सोचना पड़ता है, ओवरऑल असर्शन सही लग रहा है ना। निगेटिव असर्शन, जब ऐसा लिखा हो ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं निगेटिव। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। जैसे अगर लिखा है नो कॉन्टेंट लायबिलिटी, इट इज एक्सप्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट है। अगर कोई चीज लिखी नहीं है, बिल्डिंग लिखी नहीं है, मतलब इंप्लिसिट है कि नहीं है। जब हम बोल रहे कुछ चीजें नहीं है उसको निगेटिव असर्शन बोलते हैं। साफ साफ लिखा हो सकता है, फिर इंप्लाइड भी हो सकता है। डॉन करके बातें थी। जब हम रिस्क निकालते हैं ना, खासकर इनहेरेंट रिस्क, की थोड़े समय के लिए मान लो इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, फिर सोचो कहां गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान में रखो, सोचो एक बात से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बहुत ज्यादा है क्या, अमाउंट बहुत ज्यादा है क्या। जब भी रिस्क निकालते हो, अगर आपको ऐसा दिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, जैसे इनहेरेंट रिस्क निकालते वक्त आप कंट्रोल्स को आप इग्नोर करते हो, वैसे ही सिग्निफिकेंट रिस्क निकालते कंट्रोल्स को आप इग्नोर करिए और देखिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड मिल रहा है क्या, उस रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क की खास बात यह है, उसके लिए स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर हमको तय करनी पड़ती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर मैंडेटरी हो जाती है, और उसका अलग से सेक्शन बनता है, सब लिख के देना पड़ता है वहां पे। कहां कहां पे मिल सकती है आपको सिग्निफिकेंट रिस्क, जहां पे ये फैक्टर्स आपको दिखे, सीएफओ सीएसआर, जहां पे आपको दिखे जिस धंधे में, जिस प्लांट में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जहां पे आपको फ्रॉड के चांसेस लग रहे हैं, जहां पे अनयूजुअल आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है, जहां पे सब्जेक्टिविटी है, जैसे आर्ट का वैल्यूएशन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जहां पे रिलेटेड पार्टीज के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें जहां मिले वहां सिग्निफिकेंट रिस्क मिल सकती है। जब आपको सिग्निफिकेंट रिस्क मिल जाए तो मैनेजमेंट को लेकर बैठो और बोले ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, अब मुझे बता तेरे कंपनी में क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क के फैक्टर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग अलग।
यहाँ पे समझा है कि जब हम ऑडिट करने जाते हैं थोड़े समय के लिए मान ले कंट्रोल्स नहीं है, देखिए कहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क है, लाइक रिस्क मिलती है, इनहेरेंट रिस्क, वहां पे सोचिए कहाँ पे मैग्नीट्यूड और प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसा भी बोल सकते हैं जब इनहेरेंट रिस्क बहुत बड़ी हो जाए तो सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाती है। कहां कहां से मिलती है सिग्निफिकेंट रिस्क? जनरली सिग्निफिकेंट रिस्क आपको मिलती है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, जो रेगुलरली नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इंटरवेंशंस, मतलब जब चीजें एक प्रोसेस और सिस्टम से चलती है उसको रोका जाता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। जब ऐसा देखा जाता है कि डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का जो ऑटोमेटेड सिस्टम उसको रोका गया, मैन्युअली डेटा पंच किया गया, मैन्युअली कैलकुलेशंस किए गए, कहानी में ट्विस्ट है, तो नॉन रूटीन है, ये तो जनरली ऐसा होता नहीं है, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। जब नॉन अकाउंटिंग वाला मैनेजमेंट आपको बताया है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना, प्रोविजन कैसे बनाना, वो इंटरवीन करे अकाउंटिंग प्रोसेस में, इट इज अ नॉन रूटीन थिंग। जहां पे नॉन रूटीन चीजें हैं वहां पे जनरली सिग्निफिकेंट रिस्क मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रूटीन थिंग, मैनुअल इंटरवेंशंस इन ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इन्वेंट्री, बोनसेस, इम्पेयरमेंट। नॉन रूटीन चीजों की प्रॉब्लम यह है, इसको समझना मुश्किल होता है, लोग उसको समझते नहीं है, और इसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना, इंप्लीमेंट करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल जनरली वीक होते हैं नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में, ये दिक्कत वाली बात है। और कहां मिलता है? तो सोर्स इज नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन इज अ बिग सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। जजमेंटल मैटर्स, जहां बहुत जजमेंट लगता है कि ये ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या तय करूं, इसको किस तरीके से अकाउंटिंग करूं, मैं इसको कैपिटल ट्रीट करूं, रेवेन्यू ट्रीट करूं, कितने परसेंटेज पे कैसे, जब बहुत जजमेंट लगाना पड़ता है वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। उसमें भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स जजमेंट है या अजम्पशन है फ्यूचर के, वहां पे भी आपको सिग्निफिकेंट रिस्क मिलेगी। अच्छा, कुछ जगह तो कुछ रिस्क को हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क बोलना चाहिए। अगर रिस्क ड्यू टू फ्रॉड है, हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क, हमेशा सिग्निफिकेंट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है प्लस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दोनों कंबाइन हो गए, हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क। डॉक्यूमेंट क्या करे भाई, क्या जानकारी आपने हासिल की, आपने क्या रिस्क आइडेंटिफाई की, रिस्क को कॉम्पनसेट करने वाले कंट्रोल्स कौन से हैं, और इसको लेकर जो डिस्कशन हुआ टीम में, वो डिस्कशन, इन सबको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। चलिए, ऐसे 315 का जो दूसरा पार्ट है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से डील करता है। सबसे पहले उसके अंदर है डेफिनेशन। अगर मैं कंट्रोल्स की बहुत सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो कंपनी के अंदर जो रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, स्टेप्स बना के रखी हुई है ताकि काम सिस्टमैटिकली हो, अच्छे से हो, बिना फ्रॉड एरर के हो, उसको हम लोग सिस्टम्स बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत एक जनरल मीनिंग है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं वो समझाया है यहाँ पे। टेक्निकल डेफिनेशन ये है, 315 बोलता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के लिए व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल्स। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के लोगों ने जो सिस्टम बना के रखी हुई है ताकि 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव कर सके, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस से अचीव कर सके, वो सभी सिस्टम्स को हम नाम देंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। कौन से 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स? कंपनी के अंदर जो सिस्टम बने हैं लॉ, रूल्स, रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए, जो लीगल डिपार्टमेंट और उसकी सिस्टम्स है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है, इसलिए पहला वो लिया है। फिर कंपनी के अंदर जो एसेट्स है उसको सेफ सिक्योर रखने के लिए जो गोडाउन्स, लॉक एंड की, सिक्योरिटी, रिकॉर्ड्स रखे हैं, वो आएगा। एसेट्स यूज करके ऑपरेशंस होते हैं, परचेस होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हो, उसके लिए जो सिस्टम है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्राइमरी वाउचर्स बराबर बने, प्राइमरी बुक्स में बराबर जाए, सेकेंडरी बुक्स में बराबर पोस्टिंग हो, फाइनेंशियल में बराबर बने, जो पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो प्रोसेस है, वो जो कंपनी के अंदर बना हुआ है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो एक फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए कंपनी के अंदर 4 चीजों को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्टेप्स बनी है, उसको अचीव करने के लिए जो सिस्टम्स बनी है,
ऑडिटर उनको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मानता है। डेफिनेशन में हम ये 4 ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे तो ये 4 चीजों की हम लोग बात करेंगे, और कंट्रोल्स का जनरल पर्पस क्या होता है, फिर से ये 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यही कंटेंट हमको देना है। डेफिनेशन पूछोगे तो यही देना है, ऑब्जेक्टिव पूछोगे तो ये देना है, जनरल पर्पस पूछोगे तो ये देना है। अब कुछ चीजें ना इसमें रिपीटेटिव नेचर की दिखेगी, 2-3 बार रिपीट होगी, चिंता मत करिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, हाँ बिल्कुल, हमारे लिए हम लोग पहले हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स को समझना जरूरी होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, उसके लिए भी हमको समझना जरूरी होता है। तो कौन से कंट्रोल्स टेस्ट समझने हमको, इट इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को समझे। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि सारे कंट्रोल्स को समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वी डोंट गो एंड अंडरस्टैंड ऑल द कंट्रोल्स। कैप पहनने का कंट्रोल होगा, यूनिफॉर्म का कंट्रोल होगा, हेयर कट का कंट्रोल होगा, हजार चीजें होंगी, वो सब हमारे लिए थोड़ी काम की है। हम सिर्फ वही कंट्रोल्स को समझते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट हो, ठीक है, जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो। और उसमें ऐसा देखा गया कि वो सिस्टम्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्लोजली रिलेटेड है, जनरली वो रिलेवेंट होते हैं, जनरली दे आर रिलेवेंट। कि वाउचर्स कैसे बन रहे, प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सिस्टम जनरली हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं। लेकिन सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सिस्टम्स हमारे लिए रिलेवेंट हो जरूरी नहीं है। सपोज कंपनी के अंदर इस बार कोई खास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के कंट्रोल्स हमारे लिए इस साल रिलेवेंट नहीं है। तो हर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल हमारे लिए रिलेवेंट हो जरूरी नहीं है। इससे क्या समझ रहे मोटा मोटी, हाँ अंडरस्टैंड करना जरूरी है, लेकिन कुछ ही अंडरस्टैंड करते जो रिलेवेंट होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले सारे रिलेवेंट होने के चांसेस है, लेकिन हर कोई हो जरूरी नहीं है। बेनिफिट्स क्या है, ऐसा करने से आप कंट्रोल रिस्क को समझ पाओगे, उसको असेस कर पाओगे, अंदाजा लगा पाओगे, उससे आरएमएम आप निकाल पाओगे, कौन से एरियाज में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है आप ये समझ पाओगे, किस तरह की गलती हो सकती है, कौन से असर्शन में आप समझ पाओगे, तो अब उस तरह की ऑडिट प्रोसीजर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। क्या क्या चीजें हम लोग एस्पेक्ट्स, मतलब कौन से बातें, कौन से यहाँ पे एस्पेक्ट्स मतलब कौन से बातें हम समझते हैं कंट्रोल्स के, उनका जनरल नेचर समझते हैं, कंट्रोल्स का जनरल नेचर, कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट है, रिलेवेंट कंट्रोल्स को समझना, उसके कंपोनेंट वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी वन बाय वन। जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, भाई 4 चीजों को अचीव करने के लिए जो आपने सिस्टम्स बनाए वो ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है। सेम एज डेफिनेशन, वही बात करनी है, कोई नई बात नहीं है। कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, बहुत सारे कंट्रोल्स कंपनी के अंदर होंगे, वो सारे के सारे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते। कुछ ही कंट्रोल्स रेलेवेंट होते हैं, काम के होते हैं। कैसे तय करना कि कोई कंट्रोल रेलेवेंट है कि नहीं, तो उसका शॉर्टकट है एमएसएन डेवलप्ड लाइट कॉम्पैक्ट नाइस वॉच, लाइस कॉम्पैक्ट नाइस वॉच, एल स्टैंड फॉर मटेरियलिटी। अगर वो सिस्टम मटेरियल, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स और लायबिलिटी से संबंधित है तो वो रेलेवेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रिस्क से डील करता है तो वो कंट्रोल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, वो रेलेवेंट हो जाएंगे। अगर वो साइज ऑफ द एंटिटी, जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ती है, हमको सिस्टम ज्यादा लगते हैं, हमको अटेंडेंस सिस्टम लगते हैं, ठीक है, टाइम कीपिंग हमको लगता है, प्रॉपर हमको फन और कंट्रोल्स लगते हैं। जो कंपनी के साइज के हिसाब से उसका मैनेजमेंट के लिए जो कंट्रोल्स बने हैं वो रिलेवेंट होने के चांसेस, वो रिलेवेंट हो रह सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, ई कॉमर्स के लिए कुछ अलग रिलेवेंट होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे ई कॉमर्स है तो आईटी कंट्रोल्स रिलेवेंट है। ऑर्गेनाइजेशन अगर पार्टनरशिप टाइप है तो पार्टनर्स के आपस में खर्चा अप्रूवल सिस्टम और प्रॉफिट बांटने का जो सिस्टम है वो रिलेवेंट हो जाता है। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बहुत नया बिजनेस, अलग बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस के कंट्रोल्स रिलेवेंट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एरिया के कंट्रोल रिलेवेंट हो जाते हैं। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है ना, उसके लिए जो तुमने सिस्टम बनाया वो रिलेवेंट हो जाते हैं। सर्कमस्टांसेस, डीमोनेटाइजेशन हुआ तो कैश का इंपॉर्टेंस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के कंट्रोल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, रिलेवेंट बन जाते हैं। सिस्टम जहां जहां पे बहुत नया है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
वो रिलेवेंट हो जाते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ता है। सिस्टम कैसे काम कर रहा है? अगर एक कंट्रोल एक ही कंट्रोल एक रिस्क को कॉम्पनसेट कर सकता है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल। अगर एक ही कंट्रोल है तो एक ही कंट्रोल रिलेवेंट है। जो कॉम्बिनेशन है जो रिस्क को कॉम्पनसेट करता है, तो पूरा कॉम्बिनेशन में जितने कंट्रोल आते हैं वो सारे रिलेवेंट हो जाएंगे। ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनको देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर के लिए कौन से कंट्रोल रिलेवेंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल, मैंने आपको बताया था कुछ चीजें रिपीट होगी। ये रिपीट, वहां पे पहले अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल था, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट कंट्रोल है। चिंता मत करिए, मोटा मोटी चीजें सेम है। हम क्या समझते हैं डिजाइन की, क्या स्टेप्स प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, क्या वो स्टेप्स प्रोसीजर अच्छे हैं प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करेक्ट करने में, और उसका इंप्लीमेंटेशन। ये दो बातें हम समझना चाहते हैं। जो रिलेवेंट कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करेंगे, दो बातें समझना चाहते हैं। पहले डिजाइन समझते, फिर इंप्लीमेंटेशन समझते। डिजाइन ही अगर अच्छा नहीं है तो इंप्लीमेंटेशन चेक ही क्यों करना? ठीक है, डिजाइन ही अच्छा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी है। हाँ भाई, लोग समझ नहीं पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, समझ में आता, लेकिन टॉप टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने बनाया ही नहीं, ये अपने आप में बहुत बुरा इंडिकेशन है। तो क्या समझना है? डिजाइन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पहले क्या समझना, बाद में क्या समझना, देखा। कैसे समझेंगे हम लोग? आप पूछताछ करिए, कंट्रोल की जानकारी लीजिए। आप जब लोग काम कर रहे ऑब्जर्व करिए, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करिए, कुछ ट्रांजैक्शन को ट्रेस करिए शुरुआत से आखिर तक। ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको इंप्रूव करेंगे। सिर्फ इंक्वायरी से बात नहीं बनेगी। तो क्या समझना, कैसे समझना, क्या फायदा? कंट्रोल्स को समझोगे तो इसकी मदद से आप पहले हम रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे, आरएमएम निकाल पाएंगे। करेक्ट, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, वो बात फिर से रिपीट होती है। ये आपको बता दूं, जो अंडरस्टैंडिंग में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं, जनरली वो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी होते हैं। वो एविडेंस नहीं बनते टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अंदर भी हम कंट्रोल्स की बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो अलग लेवल की होती है, अलग पर्पस के लिए होती है। ठीक है, जनरली ये एविडेंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल में काम नहीं आता जनरली। लेकिन अगर हाईली ऑटोमेटेड कंट्रोल है, बहुत हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, और आपको बहुत भरोसा रहे कि ऑटोमेशन बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंटली ऑपरेट करेगा, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में जो अंडरस्टैंडिंग है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की, वो अपने आप में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको काम आएगा, क्योंकि जो हमने समझा है रेगुलर बेसिस पे वैसा ही होते चला जा रहा है। ऑटोमेटेड सिस्टम हमने चेक की। तो यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट नोट, क्या समझना है, कैसे समझना है, क्या फायदा होगा समझ के। अब शुरू हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे नीचे होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। मैंने टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के लोग कितना उनका एटीट्यूड क्या है, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंस दे आर गिविंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मोटा मोटी वो होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर एंटिटी का अपना खुद का इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। अगर उनका अपना खुद का सिस्टम अच्छा होगा तो हमको बना बनाया बहुत सारा डेटा मिल जाएगा हमारा आरएमएम निकालने के लिए। रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने किस तरह कंट्रोल एक्टिविटीज बनाकर रखी हुई। सिस्टम बनाने के बाद में किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, हाउ हाउ मॉनिटरिंग इज बीइंग डन। और फिर कंपनी के अंदर आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी सिस्टम का अपना इंपॉर्टेंस है कि भाई पहले क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, डेटा निकालना, प्रेडिक्ट करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे कंपोनेंट्स को हेल्प करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उसके बाद उनका एंटिटी का अपना खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कितना अच्छा है, क्या बोल रहा है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एंटिटी के अंदर किस तरह की कंट्रोल एक्टिविटीज लगाई गई है, क्या इन सबको रेगुलरली मॉनिटर करके अपग्रेड किया जाता है, और क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देती रहती है ताकि सारे कंपोनेंट्स में हम अच्छे डिसीजंस ले पाए। 5 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिनेशन सिंपल है, व्हाट इज एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है, क्या एबिलिटी है, एडिक्वेट स्टाफ। एटीट्यूड क्या है, एडिक्वेट स्टाफ है, अवेयरनेस है किस तरह के प्रॉब्लम्स है, और क्या एक्शन ले रहे हैं ऑफ टीसीबी मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंपॉर्टेंस देना, पता होना कहाँ कहाँ पे पूरी टीम रखना रेडी, पता होना कहाँ पे खामियां हैं, वहां पे जाके सिस्टम्स को बनाना। दैट इज गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट।
कौन से एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहिए कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टीसीडब्ल्यूजी रिलेटेड कुछ पॉइंट है, मैनेजमेंट रिलेटेड और एचआर ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय रिलेटेड। टीसीडब्ल्यूजी के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उनका, पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस रखने वाले इंडिपेंडेंट टीसीडब्ल्यूजी होने चाहिए। उनका एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट में। दे शुड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू मैनेजमेंट। क्यों हमारे तरफ से गलती हुई, क्यों गलत डिसीजंस हुए, क्यों लॉस हुए, हमने पूछना चाहिए। इंटरेक्शन होना चाहिए रेगुलरली विद द इंटरनल ऑडिटर्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो टीसीडब्ल्यूजी अच्छे लोग होने चाहिए और अच्छा उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए कंपनी के फंक्शनिंग। मैनेजमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट की फिलॉसफी, कोई भी काम करे मैनेजमेंट ने सोच समझ के, बिजनेस रिस्क कितनी इन्वॉल्व है उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए, अच्छी बात है। उन्होंने अकाउंटिंग प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, अच्छी बात है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैन्युअली इंटरवीन नहीं करना चाहिए, खुद को थोपना नहीं चाहिए। तो बिजनेस रिस्क को लेकर चलने वाले लोग, अकाउंटिंग को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग, ऐसे लोग चाहिए। फिर ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड बातें, पॉलिसीज और प्रोसीजर, रेगुलर पॉलिसीज प्रोसीजर होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट्स कितने लगेंगे, रिक्रूटमेंट के बाद ओरिएंटेशन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा, काउंसलिंग इवैल्यूएशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, रेमिडियल एक्शंस कैसे लिए जाएंगे। ठीक है, दैट्स गुड ह्यूमन रिसोर्स। लोगों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम अलोकेट करना चाहिए, मैनेजमेंट ने ध्यान देना चाहिए सबको अपने अपने कॉम्पिटेंस के काम हिसाब से काम अलोकेट हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक बहुत प्यारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हायरार्की कैसी रहेगी, खासकर इसमें। ठीक है, इसमें यह भी कि प्लानिंग के लिए कौन से लोग जिम्मेदार रहेंगे हायरार्की में, एग्जीक्यूशन के लिए कौन से, रिव्यू के लिए कौन से, एंड सो ऑन। अगर जिम्मेदारी दी है तो उसको निभाने के लिए हमने अथॉरिटी पावर्स भी देने चाहिए, अथॉरिटी पावर्स हमें देने चाहिए। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इज इंपॉर्टेंट, और हायरार्की को ध्यान में रख के पावर्स को दीजिए। रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करने तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो मैनेजमेंट अच्छा है, टीसीडब्ल्यूजी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे लोग हैं, कॉम्पिटेंट के हिसाब से काम दिया, स्ट्रक्चर को मानते हैं, अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर भी है, और कम्युनिकेशन का पावर भी। तो अगर ये सारी चीजें हो तो हम एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट मांगते हैं। सिर्फ एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट होना एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव फैक्टर है, रिस्क कम होगी, सिस्टम स्ट्रांग होंगे, ऑडिट प्रोसीजर कम करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, उससे बात नहीं बनेगी। सिर्फ माहौल अच्छा है उससे बात नहीं बनेगी, बाकी कंपोनेंट्स को भी बराबर काम करना पड़ेगा। अदर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, कंपनी का खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज, उसका मॉनिटरिंग, इन्फो, ये बाकी कंपोनेंट भी अच्छे होने चाहिए। एंटिटी का खुद का रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर ने जाके समझना है, अंडरस्टैंड करना है एंटिटी का खुद का इंटरनल रिस्क असेसमेंट सिस्टम, कि वो कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, वो कैसे रेगुलर बेसिस पे बिजनेस की जानकारी ऑब्टेन कर करके किस तरीके से बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं दैट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कौन सी रिस्क है धंधे में जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट अकाउंटिंग पे पड़ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं, हाउ दे डू इट, समझिए उनका सिस्टम। वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करना असेस कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं सिग्निफिकेंस, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड अमाउंट कितना है, वो सिग्निफिकेंस कैसे देखते हैं, क्या एक्शन लेते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, व्हाट एक्शन दे टेक, करेक्ट, और उसके बेनिफिट्स। इट विल हेल्प ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल, इसका ये सब समझना चाहिए, इसकी मदद से हम लोग आरएमएम अच्छा निकाल पाएंगे। तो कंपनी का खुद का इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए यार उनके साथ में कहां पे गड़बड़ हो सकती है, तभी जाके वो कंट्रोल एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं, तो डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड हाउ दे आइडेंटिफाई, हाउ दे असेस, हाउ दे फाइंड आउट सिग्निफिकेंस, एक्शंस एंड बेनिफिट्स। अगर मैं बात करूं कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या, तो वही जो पढ़कर है, कंपनी के अंदर जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स स्टेप्स बनी हुई है ताकि ताकि कंपनी चार तरह के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के लिए यही डेफिनेशन होती है। ठीक है, कंट्रोल्स कई सारे होंगे लेकिन सारे रिलेवेंट हो जरूरी बिल्कुल नहीं होता। रिलेवेंट कंट्रोल्स कौन से होते हैं जनरली,
रिस्क असेसमेंट करते वक़्त जो कंट्रोल्स को हमने स्टडी किया था और प्राइमा फेसी माना था कि ये कंट्रोल्स अच्छे हैं, वो रिलेवेंट होते हैं। मटेरियल ट्रांज़ैक्शंस और बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज़ें भी वापस मटेरियल हो जाती है। डेफ़िनिटली, तो रिस्क से डील करने वाले, मटेरियल आइटम से डील करने वाले। आईटी सिस्टम्स को भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी पकड़कर अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि आईटी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पहले कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब क्या समझा है और रिलेवेंट कंट्रोल्स डेफ़िनिटली समझने चाहिए, उसके क्या फ़ायदे। एग्ज़ाम्पल दीजिए कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज़ का। हम एसेट्स को सेफगार्डेड रखते हैं, प्रॉपर लॉक एंड की में अच्छे लोगों के साथ में रखते हैं, प्रॉपर सेफगार्डेड है, विथ प्रॉपर एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स के साथ में है। दैट्स अ कंट्रोल एक्टिविटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, जो अभी सेंसिटिव एरियाज है जहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है, 3 लोग 4 लोग इन्वॉल्व है ताकि काम एक बार नहीं 3-4 बार चेक हो। ऑथराइजेशन, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल्स होना इज अ कंट्रोल एक्टिविटी, चीजें सेफ सिक्योर्ड है, बुक्स आपके एसेट्स आपके एसेट्स आपके रिकॉर्ड्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड। आप डिवाइड करो ताकि एक का काम दूसरा अपने आप चेक करता रहे। रेगुलर ऑथराइजेशन विद ऑथराइजेशन लिमिट। ट्रांजैक्शंस होने के बाद इंफॉर्मेशन रेगुलर रिकॉर्ड होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, इट शुड बी फुल्ली कैप्चर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्टेड। परफॉर्मेंस रिव्यू, हम पीरियोडिकल बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, ये सब जनरेट करवा के देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा, मतलब हाउ वेदर एवरीथिंग इज ऑल राइट, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये रिलेवेंट कंट्रोल्स को फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने बोला रिपीटेशन है थोड़ा सा, क्या करेंगे, वी कैन नॉट हेल्प इट। कंट्रोल मतलब क्या, रिलेवेंट कंट्रोल्स मतलब क्या, एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स। रिलेवेंट टू ऑडिट, कौन से, ये रिपीट है, रिस्क असेसमेंट करते वक्त जिसको हमने रिस्की माना था वो हमारे लिए रिलेवेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क रिलेटेड कंट्रोल्स हमारे लिए रिलेवेंट है। हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन है जहां पे सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसेस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं दे सकती है, वो रिलेवेंट है हमारे पास में, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी रिलेवेंट लगता है तो वो डिमांड कर सकते हैं एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग कंट्रोल एक प्रोसेस है, मॉनिटरिंग कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें हम पता लगाते हैं, ऑडिटर पता लगाता है कि जो एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, उसको हम लोग मॉनिटरिंग कंट्रोल्स बोलते हैं। मॉनिटर करने के अलग अलग तरीके हैं। पीरियोडिकल आपकी ऑनगोइंग एक्टिविटीज रिपोर्ट्स बनी रही थी, वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज रिपोर्ट्स जो बन रही थी, ठीक है, उसी को आप अच्छे स्टडी कर लो, मॉनिटरिंग हो जाएगी। ऑनगोइंग एक्टिविटीज मतलब रेगुलर बेसिस पे क्या रिपोर्ट जनरेट हो रही है, या फिर सेपरेट इवैल्यूएशन, आप इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करिए, किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करिए सिस्टम्स चेक करने के लिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आप करिए, मेक कॉम्बिनेशन। या फिर आप एक काम करिए, बाहर से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है, आपके सप्लायर्स है, आपके कस्टमर्स है, नेबर्स है, इन सब की क्या कंप्लेंट्स है वो देखिए, वहां से भी सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत है क्या आपको समझ में आ जाएगा। तो मॉनिटरिंग मतलब क्या है, उसको कैसे कर सकते हैं। छोटी एंटिटीज में मॉनिटरिंग का पूरा काम जो मैनेजमेंट है, जो ओनर मैनेजर रहते हैं, वही लोग कर लेते हैं, पूरा मॉनिटरिंग का काम वही कर लेते हैं, अलग से कोई फंक्शन नहीं होता। वही देख लेते कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से रिजल्ट्स है ना, सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम, यही सारी बातें चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल डेटा में इनएक्यूरेसी, ये भी यही लोग चेक कर लेते हैं। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, जो ओनर मैनेजमेंट है वही पूरा हेल्प लेते हैं, साइट पे जाके जो लगता है अ, उनके इंफॉर्मेशन को वो लेते हैं, बट ज़्यादा ही रिपीट हो। चलिए, कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? तो हम पढ़कर आए। टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के लोगों ने जो पॉलिसीज़, स्टेप्स, प्रोसीजर्स बना के रखी हुई है, ताकि 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाएँ, तो हम लोग कंट्रोल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये भी हम लोग पढ़ के आए कि सभी कंट्रोल्स हमको समझना, टेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ़ जो हमारे लिए ऑडिट के लिए जो रेलेवेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग समझते हैं और टेस्ट करते हैं। ख़ास करके उसमें रेलेवेंट में वो कंट्रोल्स आते हैं रिस्क असेसमेंट के वक़्त, जिन कंट्रोल्स को हमने इम्पोर्टेंट माना था कि भई ये रिस्क को कॉम्पेंसेट करते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क को कॉम्पेंसेट करते हैं, या फिर जो
बहुत बड़े ट्रांजैक्शन या बैलेंस से रिलेटेड कंट्रोल्स है, वही कंट्रोल्स को हम लोग जनरली रिलेवेंट मानते हैं। आईटी कंट्रोल्स भी आजकल रिलेवेंट होने लगे। आईटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंटिंग, तो वो भी रिलेवेंट में हम लोग कंसिडर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज के। आपके जो एसेट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो फिजिकल प्रोटेक्शन उसको उसका जो एक्सेस है, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। फिजिकल कंट्रोल रखते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखो, कुछ ही लोग वहाँ पे एक्सेस करेंगे, कुछ ही लोग जाएँगे, रेगुलर बेसिस पे उसका काउंटिंग होगा, रिकॉर्ड से मैच करेंगे, वो फिजिकल कंट्रोल हो गए। उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, 3-4 लोगों में ट्रांजैक्शन बाँट दे ताकि 3-4 लोग एक साथ वो ट्रांजैक्शन पे काम कर रहे हैं, एक का काम अपने आप दूसरा बंदा चेक कर रहा है, वो भी एक कंट्रोल है। पहले एसेट्स को आप सेफगार्डेड रखिए, फिर उसको यूज़ करके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें सेग्रीगेशन लगा दीजिए। ऑथराइजेशन, सभी बड़े ट्रांजैक्शंस, बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन में पहले ऑथराइजेशन मिलेगा, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपके जो ये चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स है, प्रोसेसिंग करने के लिए जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए। परफॉर्मेंस रिव्यूज, रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स जनरेट होनी चाहिए। परचेज की रिपोर्ट, प्रोडक्शन की रिपोर्ट, सेल्स की रिपोर्ट, और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसका तो देखना चाहिए भाई कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। ये सभी एग्जांपल्स है कंट्रोल्स एक्टिविटी के। अब जो रिलेवेंट कंट्रोल्स को लेकर, और ये थोड़ा रिपीटेशन है, इट्स ओके, कि भाई जो आपने रिस्क असेसमेंट के वक्त जो कंट्रोल्स को आपने इफेक्टिव माना था कि रिस्क को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, वो रिलेवेंट कंट्रोल्स है। सिग्निफिकेंट रिस्क को कॉम्पनसेट करने वाले कंट्रोल्स रिलेवेंट है। जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, जहाँ पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन चीज़ों को रोक नहीं पाएगी, वो रिलेवेंट कंट्रोल्स में आते हैं। इसके अलावा ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से कोई भी कंट्रोल, जैसे बड़े आइटम्स है, उसको भी वो रिलेवेंट बोल सकता है। मॉनिटरिंग कंट्रोल्स क्या होता है? मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के अंदर, मॉनिटरिंग मतलब रेगुलर बेसिस पे कंट्रोल्स को स्टडी करना, एनालाइज करना, कि उसकी डिजाइन, उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसा चल रहा है। आर दे एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मतलब उसका ओवरव्यू, उसका सुपरविजन करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। कंपनी के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए। जनरली मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है? ऑनगोइंग एक्टिविटी हो सकती है, जैसे मंथली बेसिस पे एमआईएस बन रहा है, रिपोर्ट्स निकल रही है, उसकी मदद से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं सब बराबर चल रहा है ना। सेपरेट इवैल्यूएशन करा सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर लीजिए, यू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लीजिए जो स्टडी कर दे सिस्टम आपको। इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, थोड़ा ऑनगोइंग एक्टिविटी से मॉनिटरिंग हुई, कुछ सेपरेट इवैल्यूएशन से मॉनिटरिंग हुई, और थर्ड पार्टीज क्या बोल रहे हैं, सप्लायर्स क्या बोल रहे हैं, कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, उनकी कोई कंप्लेन्स है क्या, वहां से भी समझ में आता है कि हमारे सिस्टम में कोई खामी तो नहीं है। अगर मैं छोटी एंटिटीज की बात करूं, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग का काम जो ओनर है जनरली वही कर लेता है। अगर उसने किसी मैनेजमेंट को रखा, तो मैनेजर को रखा है, तो वो कर लेता है। ये लोग क्लोजली इन्वॉल्व रहते हैं, देखते रहते हैं चीजें कैसे चल रही है, देखते हैं कि भाई कुछ वेरिएशन, रेगुलर से अलग कुछ वेरिएशन हो रहा है क्या, डेटा में कुछ गलती है क्या, और रेमेडियल एक्शन लेते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता मॉनिटरिंग के नाम पर। मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बिल्कुल इंटरनल ऑडिट एक बहुत अच्छा तरीका है मॉनिटरिंग करने का। इट्स अ वेरी गुड टूल टू डू मॉनिटरिंग। अगर इंटरनल ऑडिट होता है कंपनी का, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटर को क्या जिम्मेदारियां दी है, कौन से एरियाज के कंट्रोल्स चेक करने के लिए बोला गया है, क्या क्या काम करने के लिए बोला गया है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, उसको कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है ऑर्गेनाइजेशन में, इज ही रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर और इज ही रिपोर्टिंग टू वेरी जूनियर पर्सन, उसमें उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको स्टेटस क्या मिला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जिम्मेदारी निभाने के लिए वो किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है। तो ओवरऑल जिम्मेदारी क्या है, स्टेटस क्या मिला है, और किस तरह काम उसने प्लान किया अपने एरिया का, ये समझना चाहिए ऑडिटर ने। तो अगर इंटरनल ऑडिटर है तो समझिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग की जब हम काम करते हैं कि उसका काम समझना है, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको और समझाया कि देखिए उसको क्या काम मिला है।
इंटरनल ऑडिटर को अलग अलग तरह के काम मिल सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले 610 में। कभी उसको बोला जाता है कि तू गवर्नेंस में ईसीडब्ल्यू को मदद कर, उनको सजेशंस दे, एडवाइजरी दे, चीजों को अच्छे से करने के लिए, सिस्टम्स इंप्रूव करने के लिए। कभी उससे नीचे रिस्क मैनेजमेंट में उसकी हेल्प ली जाती है, डिस्कस करेंगे 610 में उसके अंदर। या फिर कभी कभी कुछ एरियाज के कंट्रोल्स चेक करने के लिए बोला जाता है। तो आप ये समझिए ना किस तरह का काम है। ये भी समझिए ऑर्गेनाइजेशन के साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको अच्छी खासी जिम्मेदारी, अच्छी खासी चीजें को कवर कर रहा है ना। अगर इंटरनल कंट्रोल्स, अगर इंटरनल ऑडिट हमको मजा आता है, अच्छा लगता है, ठीक। अगर अगर इंटरनल ऑडिट रिलेवेंट कंट्रोल्स कवर कर रहा है, मतलब जो कंट्रोल्स हम चेक करना चाहते थे, समझना चाहते थे, वो कवर कर रहा है, तो बहुत बढ़िया यार, तेरा काम मुझे काम यूजफुल हो सकता है। तो ऐसे 610 लगाना पड़ता है और उसके काम को यूज करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखने वाले हैं। तो आपको मोटा मोटी ये बताना है कि अच्छा है मॉनिटरिंग के लिए, समझो इंटरनल ऑडिट को, समझो वो क्या काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम उसके काम को यूज कर सकते हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। इसमें हमको क्या बातें समझनी पड़ेगी? हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड चीजें आपको समझनी पड़ेगी। भाई सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन से परचेसेस बड़े लेवल पे होते हैं, कौन से प्रोडक्शन बड़े लेवल पे, कौन से खर्चे बड़े लेवल पे, कौन से सेल बड़े लेवल पे, कौन सी रिसीट पेमेंट, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, इस ट्रांजैक्शन करने का बिजनेस प्रोसेस क्या है, कौन इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन, कौन ऑथराइज करता है, कौन इसको रिकॉर्ड करता है, कौन डॉक्यूमेंट करता है, कौन इसको सुपरवाइज करता है, कौन इसकी ठीक है, कौन इसको सुपरवाइज करता है, कौन इसकी अकाउंटिंग कर, फिर इसका अकाउंटिंग सिस्टम भी समझिए, कौन इसके वाउचर बनाता है, कौन प्राइमरी बुक्स में डालता है, कौन सेकेंडरी बुक्स में डालता है, एंड कौन लेजर में पोस्टिंग करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो यू शुड अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, you should understand their business process, you should understand their accounting process, you should know इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अकाउंट्स कौन से, परचेस से रिलेटेड परचेस है, उसका इनपुट आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कौन से है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से है, ये और अकाउंटिंग की प्रोसेस हमको पता होनी चाहिए। इवेंट्स एंड कंडीशन, ट्रांजैक्शंस के अलावा भी ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशन है जिसका बड़ा इंपैक्ट होता, गुडविल इंपेयरमेंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। एंटिटी के अंदर इस तरह के इवेंट्स को कैप्चर करने का, आइडेंटिफाई करने का, कैप्चर करने का, रिकॉर्ड करने का, प्रोसेस करने का क्या सिस्टम है, वो भी हमको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या सिस्टम है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस को जनरेट किया जाता है, किस तरीके से उसको शेड्यूल्स में पंच किया जाता है, किस तरीके से फॉर्मेट में बनाया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी हम समझना चाहते हैं। एक एक का हम ये कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी हो रही है उसका सिस्टम समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का सिस्टम, इवेंट्स कंडीशन का सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का सिस्टम, जर्नल एंट्रीज, कौन सी बड़ी बड़ी जर्नल एंट्रीज है, नॉन रिकरिंग नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है, किस तरीके से कौन उसको पास कर सकता है, कौन उसको अप्रूव करता है, कौन सुपरवाइज करता है, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, ये भी समझिए। फिर अब जब हम लोगों ने बात की कि आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो इसमें कम्युनिकेशन की बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तीन तरह की बातें, पहले एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री के अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज, क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो एंटिटी को बताती है कि भाई हमारा फाइनेंशियल प्रिंसिपल, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए, बताते हैं क्या? अगर ऐसे अथॉरिटीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जिन्होंने बताया, अगर बताया है हाउ अकाउंटिंग शुड बी डन एंड हाउ फाइनेंशियल शुड बी प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, तो उस बात को अच्छे से सुन के नोट करना चाहिए और पूरे टीम उसको नोट करना चाहिए और पूरी टीम को बताना चाहिए। फिर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या कम्युनिकेशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बैलेंसेस है, कैसे उनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशंस करना, किस तरीके से उसको प्रेजेंट डिस्क्लोज करना, वो भी नोट करके रखिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या बोल रही है अकाउंटिंग के बारे में, वो नोट करके रखिए।
टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट ने क्या बोला है वो नोट करके रखिए। फिर अगला कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनको सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि भाई तू फिक्स एसेट के लिए, तू डेटर के लिए, ट्रेड रिसीवेबल के लिए, तू ट्रेड पेबल के लिए, तू इनकम एक्सपेंस के लिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जानकारी आप उनको बताइए। बताइए ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है, उनकी वो जो काम कर रहे हैं, वो जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, वो पूरे ओवरऑल सिस्टम में कहां कहां पे यूज होने वाला है, गलती होगी तो कहां कहां पे इफेक्ट होगा, किसको बताना चाहिए, कब तक बता देना चाहिए। जैसे क्रेडिटर्स, जैसे आप एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, इनको आइडेंटिफाई करके इनके क्रेडिटर्स अलग से बताने पड़ते हैं, इनका इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ता है। इनकम टैक्स के अंदर इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। फॉर्म 3CD होता है टैक्स ऑडिट में, वहां पर भी इसको बताना पड़ता है। तो बताइए सबको कि कहां कहां पे आपका काम कहां कहां पे यूज होने वाला है। और बताने के तरीके हो सकते हैं, देयर कैन बी कंपनी का पॉलिसी मैनुअल हो सकता है, अकाउंटिंग मैनुअल हो सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल हो सकता है, जहां पे साफ साफ दिया है। देयर कैन बी मैनुअल्स इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जहां बताया है अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट से कैसे डील करना चाहिए। तो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, ओवरऑल कहां पे उनका काम काम होता है वो बताइए, और प्रॉपर पॉलिसीज मैनुअल्स बनाकर बताइए। और उनको बोलिए ओपन कम्युनिकेशन है, रेगुलर बेस पे आपके मन में कोई भी डाउट है अकाउंटिंग को लेकर, प्रोसेस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, आपको लगता है कहीं पे कुछ गलती हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिंदास आप पूछिए। छोटे एंटिटीज में जो डिपार्टमेंट है बहुत कम होते हैं, 1 2 3 4 लोग होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। लार्जर एंटिटीज में कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करना, एनालाइज करना, इसके फायदे बताइए, बेनिफिट्स। ऑडिटर की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स को समझे, रिलेवेंट कंट्रोल्स को समझे, जो काम किए उसको टेस्ट करे, और इसके कई सारे बेनिफिट्स है। अब ये स्टैंडर्ड के अंदर नहीं दिया, हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, एक ओवरव्यू कर लेते हैं, बहुत और रिपीटेड चीजें भी है। सिस्टम समझेंगे, अब ये रिपीट हो रहा है। यूजेस, सिस्टम को समझने के फायदे क्या है, दिस इज गेटिंग रिपीटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। कभी कभी ऐसा होता है, चिंता मत करिए। ठीक है, आपको अगर एक बड़ा आंसर भी याद है, उसके बेस पे आप चीजों को लिख सकते हैं। अराइज, उठो, खड़े हो फॉर बेनिफिट्स। ए स्टैंड फॉर सिस्टम को समझ में आता है कि एंटिटी ने सभी एरियाज में एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाए क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो सिस्टम बराबर है ना, वो भी हमको समझ में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहां पे बोल रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम्स, एम्प्लॉय से रिलेटेड सिस्टम्स बराबर है ना, वो समझ में आता है। सिस्टम समझ में आता है किस तरह की खामी है, किस तरह की ऑडिट टेक्निक्स और ऑडिट प्रोसीजर्स हमको यूज करनी पड़ेगी। ये समझ में आएगा एरियाज जहां पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, एरिया जहां पे कंट्रोल वीक है। एक पॉइंट रिपीट हो रहा है, आप डिलीट कर दीजिएगा। ये समझ में आएगा कि क्या कंपनी के लोग ट्रांजैक्शन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करवा पा रहे हैं क्या। ये समझ में आएगा कि रिलायबल रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स जनरेट करवा पा रहे हैं क्या। ये समझ में आएगा कि इंटरनल डिपार्टमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है, एसेट सेफगार्डेड है क्या। हम सजेशंस दे पाएंगे मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट के लिए, किस तरह के फ्रॉड एरर होते हैं वो पहले से हम लोग समझ पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कहां पे इन डेप्थ एग्जामिनेशन की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स रिपीटेटिव है, चिंता मत करिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझने के बाद ही ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑडिटर की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को अच्छे से समझे, उसके बाद ही अपने ऑडिट प्रोग्राम को बनाए। हाउ इट इज डिजाइन, हाउ दे आर ऑपरेटिंग, क्यों ऐसा, बेनिफिट्स है। विराट, WRET। सिस्टम्स को अगर हम लोग अच्छे समझ जाएंगे तो हम अनबायस्ड होके रियलिस्टिक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे। ये तो एक अच्छा बेनिफिट है ही, नॉर्मल बेनिफिट। हमको वीकनेसेस मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमको वीकनेस मिल जाए सिस्टम में, हम मैनेजमेंट को बता पाएंगे, वी विल बी एबल टू गिव देम सजेशंस दे पाएंगे कि भाई कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर हम चेक भी कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे गलतियों को बराबर ठीक किया गया ना। तो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, WRET, एक देखो, एक कॉमन बेनिफिट तो है ही, अच्छा प्रोग्राम बनेगा। एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा वो तो आप अलग कर दीजिए। ठीक है, मैं
यहाँ पे इस बेनिफिट को यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा, वो तो है ही। वीकनेसेस मिल जाते हैं, वीकनेसेस पता चल जाती है, सिस्टम समझ लिया तो किस तरह के सजेशन देना पता चल जाता है और मैनेजमेंट ने उसको ठीक किया ना, वो भी हमको समझ में आ जाता है। आर स्टैंड फॉर रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत सी बार मैनेजमेंट क्या करता है, एक बार अच्छा सिस्टम खरीदता है, इंस्टॉल करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हमको लगता है सब बराबर चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। हमको सिस्टम समझने, टेस्ट के समझेगा, आर दे रियली ऑपरेशनल? कभी कभी हो सकता है स्टेट ऑफ अफेयर्स आर वेरी वर्स्ट, बहुत ही वर्स्ट, ठीक है, और बहुत बेकार है, और हो सकता है उसकी हाथ से गलती हो जाए, वो अच्छा समझ के ऑडिट प्रोसेस कम कर दे। तो रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स पता चलता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझने से। हो सकता है चीजें बहुत खराब है, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑफ कोर्स, जब कंट्रोल समझ में आते हैं कहां पे वीकनेस है, कैसी वीकनेस है, तो हम बराबर उस असर्शन के लिए हम ऑडिट प्रोसीजर को तय करते हैं। जहां पे ऑडिट प्रोसीजर, जहां पे कंट्रोल्स वीक है, वहां पे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर हम लोग रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, वेजेस में अगर वीक है, ठीक है, तो हम खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस देख सकते हैं कि भाई कोई डमी वर्कर्स तो नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में वीक है, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ज्यादा लगा सकते हैं। हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ईयर एंड पे रख सकते हैं किसी और डेट के बजाय। टेस्ट चेक प्लान, अगर कंट्रोल से हमको समझ में आता है कि हमने सैम्पलिंग करनी चाहिए कि 100% चाहिए करना चाहिए और कितनी सैम्पलिंग करनी चाहिए, तो अगर हम बात करें, ऑडिट प्रोग्राम बनाने में काफी मदद मिलती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझ के हमने ऑडिट प्रोग्राम को बनाना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए अलग अलग टूल्स है, नरेटिव रिकॉर्ड्स, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट और क्वेश्चनर। लेट्स सी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नरेटिव नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट आर दिस नरेटिव रिकॉर्ड्स? बहुत सिंपल है। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे कोई फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, वहां पे ये टूल ज्यादा एडवाइजेबल है। हम वहां पे जाकर देखते हैं कि लोग काम करने का तरीका क्या है, थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद कंप्लीट एग्जॉस्टिव लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिख लिख के डिस्क्राइब करते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कि रमेश, सुरेश, नरेश ऐसे 10 लोग हैं, एक एक बंदा आगे काम करता है, ऐसे लिख कर देते हैं। करेक्ट, इसको हम लोग नरेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। एडवांटेज ये है, इसको बनाना बहुत आसान है, बस आपने जो देखा हो लिख दो। बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता, कॉम्प्रीहेंड, पढ़ना समझ में नहीं आता, विजुलाइज नहीं कर पाते। विजुलाइज नहीं कर पाते तो वीकनेस का पता नहीं कर पाते, और अगर इसको बदलना है तो बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब बहुत ज्यादा थेरी थेरी में लिखा हुआ है। इससे बेहतर है फ्लो चार्ट। ग्राफिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज फ्लो चार्ट। इससे एक बार में एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कि ओवरऑल सिस्टम कैसा है, कैसे काम चल रहा है। ओवरऑल व्यू मिलने से एक बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर हम धीरे धीरे और अंदर बढ़ते जाते हैं। और ये बहुत ही कंसाइज शॉर्ट में चीजों को समझाने का तरीका है। इसमें बहुत कम लिखना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है, सिस्टम अच्छे समझ में आता है, आसानी से डेफिशिएंसीज हम लोग पकड़ लेते हैं और सजेशंस भी हम लोग दे देते हैं। जो भी डिसएडवांटेज थे नैरेटिव के, यहाँ पे वो दूर हो जाते हैं। चेकलिस्ट ये भी एक तरीका है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन है जो ऑडिट टीम मेंबर को दिए जाते हैं कि तू इसको पढ़, इसको समझ और इसको तू फिलअप कर, यस नो नॉट एप्लीकेबल, इसके आंसर्स लिख, तू बता, उसको एक्सप्लेन कर। और होने के बाद अपने इनिशियल्स और सिग्नेचर डाल कि मैंने चेकलिस्ट भरी। इसमें जैसे परचेस है तो वहां वहां पे क्वेश्चन होते हैं, कंपनी टेंडर फ्लोट करती है क्या, रिटर्न परचेस ऑर्डर देती है क्या, परचेस ऑर्डर का फॉर्मेट फिक्स्ड है ना, परचेस ऑर्डर प्री नंबर्ड होता है ना, जो बंदा, ठीक है, जो बंदा जिसका जो बंदा रिकॉर्ड्स, स्टॉक के रिकॉर्ड, स्टॉक कंट्रोल के जो रिकॉर्ड जिसके पास है, वो बंदा परचेस वाला नहीं होना चाहिए, रिसीव करने वाला नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्शन वाला नहीं होना चाहिए, कस्टडी वाला नहीं होना चाहिए। जो रिकॉर्ड रख रहा है वो अलग होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। और एक बार मेंबर बना ले तो प्रिंसिपल, मैनेजर, सीनियर ने उसको चेक करना चाहिए। तो चेकलिस्ट भी एक तरीका है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर की खामियों को ढूंढ के निकालने का। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन क्या होता है? ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस क्लाइंट को दिए जाते हैं। क्लाइंट को बोलते तुम इनको पढ़ो, तुम इनको समझो, तुम इनको जवाब दो, यस नो नॉट एप्लीकेबल में यस मतलब सब सही है, नो मतलब गड़बड़ है, नो मतलब नॉट एप्लीकेबल। काफी यूज होता है। हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्वेश्चनर दे दे, ठीक है, एनुअली, या फिर हो सकता है अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग क्वेश्चनर्स दिए जाए। मैनेजमेंट अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से जानता है, वो उसको स्टडी करके हमको बताए, वो क्वेश्चन समझ के आता है, फटाफट बता देता है,
कहाँ-कहाँ पे चीज़ें सही है, कहाँ पे गलत है। ये सब रिव्यूज़ है इंटरनल कंट्रोल्स को समझने के, उसकी उसकी खामियाँ समझने के। इंटरनल कंट्रोल्स इन स्मॉल बिज़नेस। छोटे बिज़नेस में क्या है भाई, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव तो चेंज होता नहीं है। छोटे बिज़नेस में कंट्रोल्स लेकिन वैसे नहीं होते जैसे लार्ज बिज़नेस में होते हैं। रिसोर्सेज़ कम है, लोग कम है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होता। ऐसे केस में कंट्रोल्स वीक होते हैं। ओनर ही पूरा कंट्रोल सँभालता है, सुपरविज़न करता है। जब कंट्रोल्स वीक है, दिख नहीं रहे इतने अच्छे, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाइए। सीधा आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर को ज़्यादा लगाइए। छोटे बिज़नेस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे एफर्ट्स मत लगाइए, डायरेक्टली अप्लाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अगर हम बात करें मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की, तो इसके बारे में भी चर्चा की है। देखिए 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं। मैनुअल कंट्रोल्स मतलब ऐसे कंट्रोल्स जो इंडिविजुअल बेस्ड है। इंडिविजुअल्स एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल्स ऑथराइजेशंस करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में देयर आर मशीन्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, ये पूरा काम करते हैं और इसका कॉम्बिनेशन होता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। यहाँ पे आधा काम आईटी के लोग करते, सॉफ्टवेयर्स करते, आधा काम इंडिविजुअल्स करते, तो अलग अलग तरह के कंट्रोल्स है। हमको इनको समझना चाहिए कि ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है कि ऑटोमेटेड है कि आईटी डिपेंडेंट है। इससे हमको समझ में आता है किस तरह की रिस्क है, फिर उस तरीके से हम ऑडिट प्रोसीजर यूज करेंगे। अगर ऑटोमेशन ज्यादा है तो हम भी चेकिंग भी ऑटोमेटेड रखेंगे। तो अलग अलग टाइप के कंट्रोल है, समझ में आना चाहिए। ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन बदल जाते हैं। हाउ ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड, ऑथराइज्ड, अप्रूव्ड, प्रोसेस्ड, रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड, एवरीथिंग चेंजेस इफ दिस मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल। समझना जरूरी है। फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट बदल जाता है, द वे ऑफ ऑपरेशन चेंजेस, ये चेंजेस है, फॉर्मेट बदल जाता है। अगर आप मैनुअल कंट्रोल में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, ऑटोमेटेड में इलेक्ट्रॉनिक नेचर दिखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल काफी होता है बहुत जगह, ऑटोमेटेड, मैनुअल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। तो ऑडिटर ने केयरफुली समझना चाहिए कितना ऑटोमेटेड है, कितना मैनुअल है, कितना ऑटोमेटेड है, कितना आईटी डिपेंडेंट है। उसके हिसाब से अपनी ऑडिट प्रोसीजर प्लान करें। बेनिफिट्स, आईटी आईटी कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या है? आईटी सिस्टम के बेनिफिट सिंपल है, स्मार्ट एंड क्लेवर। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जिस आईडी को हमने जो पावर दी है बस वही काम वो कर सकता है, दूसरे के एरिया में नहीं जा सकता। सबके काम बांट दिए, कोई कोई एक में के एरिया में जा नहीं सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अच्छे से होता है। परफॉर्मेंस हम मॉनिटर कर सकते हैं, कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं काम कैसा चल रहा है। एडिशनल एनालिसिस, बहुत सारे रेशियोज और चार्ट जो मैनुअल में पॉसिबल नहीं वो ऑटोमेटेड में बना सकते हैं। रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। लोगों को मैनिपुलेट करना आसान है, सिस्टम को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। टाइमली टाइमली रेगुलर बेसिस पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है क्योंकि सिस्टम्स है, तो कंसिस्टेंटली चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी आसानी से हो जाते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी फटाफट हो जाते हैं। आईटी के गुणगान तो कर लिए, लेकिन आईटी की रिस्क भी है। सबसे पहले आईटी पर्सनल आते हैं, तो उससे रिस्क हो गई। आईटी पर्सनल देखो एक सीक्वेंस है, पहले आईटी के लोग आते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, फिर डेटा आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर चेंजेस होते हैं ओवरऑल। आईटी के लोगों को बहुत ज्यादा पावर्स और प्रिविलेजेस मिल चुके हैं जिसकी जरूरत नहीं, उससे भी ज्यादा। तो आईटी के लोग इतने पावरफुल हो गए, वो अपने पावर का मिसयूज करके गलत चीजें कर सकते हैं। डेटा, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है डेटा को, अनऑथराइज एक्सेस करके डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा हो सकता है, लीक हो सकता है डेटा, नकली ट्रांजैक्शन उसमें डाल सकते हैं, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर दे सकते हैं, जो हमने रिजेक्ट किए थे उसको अप्रूव कर दिया। प्रोसेसिंग में इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सकती है, ठीक है। इन प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, गलत डेटा यूज कर लिया प्रोसेसिंग के लिए, पिछले साल का डेटा यूज कर लिया, डेटा ही गलत पिक हुआ, ऐसा हो सकता है। डेटा सही था लेकिन डबल प्रोसेस हो गया, कुछ चीजें छूट गई, ऐसा हो सकता है। मैनुअल इंटरवेंशन करके कोई मैनुपुलेशन करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आईटी पर्सनल बहुत पावरफुल हो गए, दैट इज अ प्रॉब्लम। डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। फेलियर टू मेक चेंजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज नहीं किया, वर्जन चेंज नहीं किया, हैकिंग हो गई, लॉस हो गया। अनऑथराइज चेंजेस किसी ने बना दिए जानबूझ के पर्सनल बेनिफिट के लिए। जो मास्टर फाइल्स है उसको चेंज किया गया, अनऑथराइज चेंजेस उसमें किए गए। मास्टर फाइल्स जहां पे अकाउंट्स के नाम, हेडिंग्स होते हैं, ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो मास्टर फाइल उनको बोला जाता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की प्रॉब्लम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने भी अच्छे बनाओ, आप कंट्रोल रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहेगी, सिर्फ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस से वो काम करेंगे। क्यों? प्रॉब्लम्स है ना, टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स है। मैनेजमेंट का जजमेंट हो सकता है गलत हो जाए, मैनेजमेंट को लगा इतना सिस्टम काफी होगा, गलत हो गया।
हो सकता है मैनेजमेंट खुद ओवरराइड कर ले, हो सकता है पैसे बचाने के लिए सिस्टम क्रिएट ना करे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सोच करके। ये प्रॉब्लम्स है सिस्टम्स के। मिड लेवल मैनेजमेंट में कोल्यूजन, एम्प्लॉयज के साथ में मिलकर गलत काम कर रहे हैं। लोअर लेवल एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन जजमेंट लगाने में गलती हो सकती है। उनको कभी कभी समझता ही नहीं कि क्यों रिपोर्ट्स बन रही, क्यों सिस्टम है, इसका क्या यूज है, पता ही नहीं चलता। आईएफसी वर्सेस आईएफसीआर के बारे में बताइए। आईएफसी मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। इट इज अ बिगर थिंग। इसकी डेफिनेशन और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन एज पर ऐसे 315 एग्जैक्टली सेम है। कंपनी के अंदर ऑडिटर के लिए, कंपनी के अंदर जो टीसीबी मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाए 4 चीजों को अचीव करने के लिए। लॉ का कंप्लायंस, सेफगार्डिंग एसेट्स, ऑपरेशन एफिशिएंट इफेक्टिव, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बराबर बनती रहे। एक उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, फ्रॉड एरर को प्रिवेंट डिटेक्ट करे, ठीक है, एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, उसको हम लोग आईएफसी बोलते हैं। तो ये सभी जो कंट्रोल्स होते हैं, 4 तरह की चीजें अचीव करने के लिए सिस्टम है, उसको हमने इंटरनल कंट्रोल बोला, यहां पे एक 5 कर दिया, डन। आईएफसी क्या है? कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, गाइडेंस नोट में डिफाइंड है। सिस्टम का वो हिस्सा जिसका पूरा फोकस है अकाउंटिंग प्रोसेस पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे, वाउचर्स, प्राइमरी बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बन रहे ना, उसका प्रेजेंटेशन बराबर है, उसका डिस्क्लोजर बराबर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं ना, पूरा फोकस इस पे, उसको बोलते हैं आईएफसीआर। तो इससे समझ में क्या आता है, आईएफसी एक बड़ा सेट है और उसका एक छोटा पार्ट है आईएफसीआर। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। दोनों की लीगल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। पहले आईएफसी को समझते हैं। आईएफसी इज अ बिगर थिंग। सभी लिस्टेड कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी जिम्मेदारी है कि देखना कि कंपनी के अंदर ये 4-5 चीजें अचीव करने के लिए सिस्टम बराबर बनाया गया है ना, बराबर इंप्लीमेंटेड है ना, बराबर चल रहा है ना। तो लिस्टेड कंपनी में बीओडी पे डाल दी है आईएफसी की जिम्मेदारी। अगर ऑडिट कमिटी है तो उसकी भी जिम्मेदारी है रेगुलर बेसिस पे देखिए कि आईएफसी बराबर है ना कंपनी के अंदर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है तो उनकी भी जिम्मेदारी है ये देखना कि अच्छा आईएफसी है ना कंपनी के अंदर। मतलब बड़ी कंपनियों में जिम्मेदारी डाल दी है बोर्ड पे, बोर्ड से छोटा ऑडिट कमिटी, उससे छोटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सब पे जिम्मेदारी डाल दी कि आप इंश्योर करिए कंपनी के अंदर अच्छा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, ये 4-5 चीजों को अचीव करने के लिए। सिर्फ बड़े कंपनियों में जिम्मेदारी डाली है। सभी कंपनियों में आईएफसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आईएफसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सभी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी टू इंश्योर कि कंपनी के अंदर एक अच्छा आईएफसीआर है, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अच्छा सिस्टम है। सभी कंपनियों में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, और एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि क्या आईएफसीआर इज एडिक्वेट। तो सभी कंपनी में बोर्ड की जिम्मेदारी है आईएफसीआर मेंटेन करे, हमारी जिम्मेदारी हम रिपोर्ट करें। हम कभी आईएफसी पे रिपोर्ट नहीं करते, नहीं तो हम इंटरनल ऑडिटर बन जाएंगे भाई साहब। लेकिन कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है, ये हम लोग कंपनी ऑडिट में पढ़ते हैं, प्राइवेट का कंपनी ऑडिट में इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ लोगों को एग्जेम्पशन देकर रखा है कि भाई आपके कंपनी को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट्स के भी केस में, इंडिविजुअल पार्टनरशिप ट्रस्ट में भी आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं मंथली, क्वार्टरली, वहां पर भी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट की चीजें सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होती है, करेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगला पार्ट है ऐसे 610 इंटरनल ऑडिटर के ऊपर। सबसे पहले बताता है इंटरनल ऑडिटर होता क्या और किस तरह काम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में करता है। देखिए, लोग इंटरनल ऑडिटर को बुलाते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनके बीच में चर्चा होती है, वो बताते हैं कि इंटरनल ऑडिटर क्या काम करे। लोग जनरली इंटरनल ऑडिटर से 3 तरह के काम करवाते हैं इंटरनल ऑडिट में, बुला करके कि भाई तू गवर्नेंस में मदद कर, कंपनी चलाने में मदद कर, या रिस्क मैनेजमेंट में, या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को चेक करने में। मेजरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए बुलाते हैं, यार तू गवर्नेंस में मदद कर दे। यहां पे वो बोलते हैं कि ये टॉप मैनेजमेंट है उसका परफॉर्मेंस चेक कर ले, कि वो लोग रेगुलरली मिल रहे हैं ना, प्रॉपर डिस्कशंस कर रहे हैं ना, अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं ना, कंपनी को सही दिशा में लेके जा रहे हैं ना। फिर वो जो अपना काम है एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं ना। कम्युनिकेशन, कंपनी के लोगों को टॉप टॉप जो है वो कम्युनिकेट कर रख रहे हैं ना, कि किस तरह के रिस्क कंपनी फेस करे, किस तरह के कंट्रोल्स है। एक अच्छा कम्युनिकेशन है ना टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट और ऑडिटर्स के बीच में। तो तू आ, हमको गवर्नेंस में मदद कर, हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर, हम एथिकली वैल्यूज के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है ना।
लोग इंटरनल ऑडिटर को बुलाकर उसको गवर्नेंस में मदद करने के लिए बोल सकते हैं कि प्लीज हेल्प अस इन गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन सब में तू हेल्प कर। रिस्क मैनेजमेंट मदद ले सकते हैं कि तू आ, ठीक है, कि भाई कंपनी रेगुलरली अपने कंपनी कंपनी रेगुलरली पता लगा रही है ना कि इतने अलग अलग तरह के रिस्क है, उसको असेस कर पा रहे ना कौन सा छोटा रिस्क है बड़ा रिस्क है, मिलने के बाद में अलग अलग रिस्क मिलने के बाद बराबर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए बुला सकते हैं, उसको बोलते हैं हेल्प अस इन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। खास करके अगर फ्रॉड की रिस्क है तो उसमें हमको मदद करो। तो गवर्नेंस पीपल कैन इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करके बोल सकते हैं गवर्नेंस में मदद कर, मुझे रिस्क मैनेजमेंट में मदद कर, या इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करके स्टडी करके उसकी वीकनेसेस निकालने में मदद कर और उसको कैसे हम ठीक करें। जैसे हमने बोला था कि 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल वैसे ही है। उसको बुला सकते हैं कि तू देख देख लॉ रेगुलेशन के कंप्लायंस के लेके सिस्टम्स बराबर है ना, कंपनी ने बराबर लिस्ट बना के रखी है ना, कौन से लॉ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, टीम बना के रखी है ना, सिस्टम बना के रखी है ना, प्रोसेस बना के रखी है ना, कि जो रेगुलर बेस पे उसका कंप्लायंस करे और प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है ना। तो लॉ से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करने के लिए लोग बुला सकते हैं, ठीक है। सेफगार्डिंग, वो जो 4 ऑब्जेक्टिव थे, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स बराबर सेफगार्ड है उसके लिए बुला सकते हैं, उन्होंने लिखा नहीं लेकिन आप याद रख सकते वही। या फिर कोई भी इंटरनल, किसी भी एरिया के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आर दे प्रॉपरली डिजाइंड, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्ट, वेदर पीपल अंडरस्टैंड देम, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए। तो लॉ वाले सिस्टम्स बराबर काम कर रहे हैं ना, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स वाले सिस्टम बराबर काम कर रहे हैं ना। इसके अलावा कोई भी एरिया के कंट्रोल्स चेक करने के लिए बुला सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, किसी भी एरिया को अगर एफिशिएंट, किसी भी एरिया का ऑपरेशन एफिशिएंट इफेक्टिव है ना, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए बुला सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनी का जो ऑपरेशनल सिस्टम है, क्वांटिटी रिकॉर्ड बताइए, ऑपरेशनल क्वांटिटेटिव चीजें रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम या फाइनेंशियल आइटम्स रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम, क्या बराबर चीजें रिकॉर्ड हो रही है, बराबर प्रोसेस हो रही है, बराबर रिपोर्ट्स बन रही है, बराबर लोगों तक पहुंच रही है, उसके लिए भी बुला सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर से ये 3 तरह के काम हो सकते हैं और हर काम में हमने डिस्कशन की चर्चा की। पॉपुलरली सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए ही बुलाया जाता है उनको। फिर एक छोटी सी बात है, सपोज इंटरनल ऑडिटर एक बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा काम कर रहा है, बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा काम कर रहा है और हमको ऐसा लगता है यार उसकी बनी बनाई फाइलें मुझे बड़ी काम आ सकती है, ठीक है। तो हम 2 तरह की चीजें कर सकते हैं। अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई बहुत अच्छा काम किया है या करने वाला है कंपनी के लिए, गवर्नेंस का, रिस्क मैनेजमेंट का या फिर इंटरनल कंट्रोल्स का, जो मुझे बहुत काम आने वाला है, तो वी कैन यूज हिज वर्क। जो काम उसने किया या करने वाला है, उसने जो फाइलें रेडी की है, हम उसके काम को यूज कर सकते हैं। यस, ठीक है, वी कैन डेफिनेटली यूज इट। हाँ, इंटरनल ऑडिटर की परमिशन और क्लाइंट की परमिशन, दोनों की परमिशन लगेगी इसमें, लेकिन वो लोग जनरली परमिशन दे देते हैं। फिर दूसरा और एक तरीका है, अगर हमको ऐसा लगता है कि यार इंटरनल ऑडिटर बहुत नॉलेजेबल है, उसको इंडस्ट्री का नॉलेज है, इस कंपनी का नॉलेज है, सिस्टम का नॉलेज है, मैनेजमेंट का नॉलेज है, तो उसको हम लोग 10-15 दिन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं कि तू मेरे लिए काम कर, एज ए टीम मेंबर, तू मेरे लिए काम कर और मैं जैसा बोलूंगा वैसी चेकिंग करके मुझे दे। उसको बोलते टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। हो सकता है उसका इंटरनल ऑडिटर वाला काम हम यूज कर ले, उसको बोलते यूजिंग द वर्क। हो सकता है हम उसको अपॉइंट करके हमारे हिसाब से काम करवाए, उसको बोलते हैं टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। ऐसे 610 में बोला है 2 तरीके से यू कैन टेक हेल्प, ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर।